लोक को समझने की एक नई दृष्टि दी। ये सिलसिला चलता रहता है और ऐसे ही लोग जो है इन सबको समाहित करता है, सबको किनारे बैठ करके देखता रहता है। और लोग वही है जो धारा के, समय की धारा के इर्द गिर्द नदी के पास पनपता रहता है, और जब वो नदी सूखती है, उसकी धारा सूखने लगती है, यानी वो जीवन का स्रोत जब सूखने लगता है, तो लोग भी अपने आप, वो संस्कृति सूखने लगती है। तो आपको किसी संस्कृति को मारना है तो उसके तरफ जाने वाली सारी धाराओं के स्रोत जो है आप बंद कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले आप नदी बंद कर दीजिए तो लोग वहाँ से उठ करके दूसरी तरफ जाने लगेंगे। जब जमीन नहीं उपजाएगी तो लोग वहाँ पर कब्जा, सड़क निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ और चीज़ें बना देंगे। तो सबसे पहला ही स्रोत है जहाँ पानी नहीं होगा, और पानी ही इस विश्व को जोड़ता है। दरअसल हमारा लोग जो अमूर्त साधन समझता है वो पानी है, उसका वो तत्व है। जो पानी जिस गिलास में जाता है वो गिलास में जाता तो गिलास होता है, वो बोतल में जाता है तो बोतल दिखता है। तो लोग तो दरअसल वही हम जो कहें बेसिक मनुष्य की जो अभिव्यक्ति है, लोग वहाँ टिका हुआ है, उसमें विभेद नहीं है, वो संवाद की स्थिति है और सबको स्वीकारने की स्थिति है। वो अपने सगुण से निर्गुण होने की परंपरा है। मैं इसलिए निर्गुण को कहता हूँ, कबीर जो लोग कबीर के पास चला जाता है, कबीर जैसा निर्गुणिया हो जाता है। और ये खेती ही है, निर्गुणिया है। हम किसान जैसा है, लोग हर बार फसल बो रहा होता हूँ तो किसान की तरह लोग है। हमारी लोक संस्कृतियाँ जो किसान की तरह हैं, जो संस्कृति की फसल बोती हैं, जिसमें गेहूँ कई बार गेहूँ की फसल बोती हैं तो गेहूँ उपजता है, यानी एक रूप लेता है, ऐसी ही है। लेकिन स्थितियाँ क्यों हैं अब उसके, क्योंकि समय के साथ इस अभिव्यक्ति को, जो अभिव्यक्तियाँ अपने वक्त की बेजोड़ अभिव्यक्तियाँ हैं, अपने व्यक्ति की सबसे प्रगतिशील अभिव्यक्तियाँ हैं, उन अभिव्यक्तियों की प्रवाह को हमने आगे जाने से कई बार रोका, मन में रोका। कई बार हम फिजिकली रोक लेते हैं, कई बार स्थितियाँ, परिस्थितियाँ उसे रोके हुए हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। और इस वक्त जो हम धीरे धीरे करके, जब हम इसके आदान प्रदान से जीते थे कि मेरे पास नाच है, मैं नाचूंगा तो तुम मुझे खाना दे दोगे, मेरे पास धन है तो ये लो एक पहला और हमें एक नाच का गीत गा के सुना दो। अच्छा, तुम्हारे ये लो, ये खेत वाला यहाँ ले लो, इस बार धन तुम ले लो, तुम ये दे देना। तो जहाँ हम मैटर यानी सगुन चीज़ों से जो है, उन चीज़ों से हम एक दूसरे पर निर्भर थे, तो वहाँ ये सभी संस्कृतियाँ मिली हुई थी। अब सबका एक ही उद्देश्य है, पैसा। यानी एक हमने एक फोर्स लाद लिया है इस दुनिया में। सबसे बड़ी जड़ जो है शोषण के, सबसे बड़ा जड़ है वो पैसा है, क्योंकि इस फॉर्म में वो जिसके पास है वो सबसे बड़ा है। तो धन जो है, धन के मामले में लोक कलाकारों को कमजोर कर दिया गया धीरे धीरे करके। उनकी अभिव्यक्ति जो है, क्योंकि सारा धन जब आ रहा है एक तरफ जा रहा है, एक फ्लो जा रहा है, तो स्थितियाँ उनकी यही है। शिल्प, और इससे क्या है कि जो जिसके पास धन है वो शिल्प बदलता रहता है, उसके पास आयात की सुविधा है, वो आपको नहीं छोड़ करके दूसरे लोग की चीज़, ऐसी चीज़ ले आएगा। हम लोग तो परलोक देखना चाहते हैं, सब तो परलोक ही सुधारने में लगे हैं। तो हम अपने परलोक सुधारने के लिए कई बार लोक कलाओं का उपयोग कर लेते हैं। तो ये लोग आपको स्वर्गलोक दिखाने के लिए जो यहाँ के नहीं तो अफ्रीका की परंपरा ले आएंगे, वो भी लोक परंपरा है। और वो दूर का ढोल तो सुहावना लगता है, और वो ढोल जब सुहावना बजने लगता है फिर हम कहते हैं इसे क्यों बुलाएं, ये कमतर लगने लगता है। तो दरअसल हमारी ये एक कॉलोनियल मानसिकता जो है, एक अंग्रेजियत वाली मानसिकता है, जिससे हमने अपनी चीज़ों को जो है ओछा समझना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर कोई कलेक्टर नहीं बैठता था, वहाँ अंग्रेज अफसर नहीं बैठता था। लेकिन वो नौटंकी या लोक कलाएँ जब जिस वक्त हो रही थी, उस वक्त तो क्योंकि अंग्रेज़ों को आना पड़ता था, क्योंकि इतनी जनता जमा होती थी, नगर सेठ जमा होता था, सारा जो है स्रोत पैसे का, प्रशासन का सारा वहाँ इकट्ठा होता था, सबके मिलने जुलने का समय होता था। और वो ये कलाकार जो हैं यही मुहैया करवाते थे,
यही खींच करके लाते थे संवाद के लिए, व्यापार के लिए। अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई। अब तो वो हम ऐसे ऐसे आप देखें कि सारी चीज़ें जो हैं ऐसी जगह बनती हैं जहाँ फिर वो इतनी आकर्षक मादक होती हैं, जो उन्मुक्त करती हैं या उसको आपको मदहोश कर देती हैं, आपकी तरफ दृष्टियाँ बंद कर देती हैं। ये कलाएं तो आपको जगाए रखती थी, रात भर जगाने की चीज़ थी। ये कहती थी सो मत, चेते रहो। ये संवाद की रात है, ये बोलने की रात है, शेयर करने की रात है, बात करने की बात है। चलो हम एक संघर्ष का ही ये देखते हैं, थोड़ा रच के तो हम चलो नाच गा लेते हैं थोड़ी देर, इसमें मन नहीं लग रहा है तो ये कर लेते हैं। फलाने बाबू को ज़रा जोश आया तो उसको ये उसका हम सम्मान कर देते हैं। तो एक दूसरे को सम्मानित, हर जो उसको सम्मानित भी करते रहते थे। बार बार ये इसलिए होता था कि हम गांव समाज से जुड़ते थे। तुरंत जो है उसको गांव समाज की चीज़ है, लोकल लोगों को सबका पता है कि फलाने बाबू ने ये किया, फलाने के ठिकाने बाबू ने ये किया। तो लोक में तो ये रहता है कि वो सब ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, इन पर जरा चोट करते हैं या इनको सुना देते हैं, इन पर व्यंग कर देते हैं, इन पर ये कर देते हैं, और सब कुछ ग्राह्य होता था। हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाते थे। सहिष्णुता की भी बात होती थी कि हम एक दूसरे को एक साथ रह करके एक जगह हम बर्दाश्त, एक थाली में हम बहुत सारे एक पकवान एक साथ रखे हुए, बहुत सारी चीज़ें। तो वैसा ही कुछ था। तो अब समय के साथ जब चीज़ें बदली हैं, तो अभी शिल्प के मामले में देखिए तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स आप देख लीजिए, वो क्या है? वो हमारे लोक अभिव्यक्तियों का एक व्यावसायिक उपयोग है। किशोर कुमार के गाने आप सुनिए, उस पर एक पैरोडी है। किशोर कुमार जब गाते हैं तो गाने, और वो भी हम फिल्मों से को भी कहें, वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, हम गाने लगते हैं तो वो लोग अपना लेता है उसको। कितनी सारी फिल्मी धुनें हमने अपना करके या फिल्मों ने हमसे धुनें ली, दोनों एक दूसरे की तरफ चलता आता जाता रहता है। ये भी झगड़ा, हम ना तो फिल्मों को तुच्छ समझें ना इसको तुच्छ समझें। हम कहीं जा करके अपने शिल्प में विकास कैसे करेंगे जब उसमें थोड़ा धन लगेगा या नए चेहरे आएंगे। दिक्कत क्या हुई कि हम बीच में हम लोगों ने जब, या सरकार ने भी जब योजना शुरू की या विश्व के स्तर पर भी जब योजना शुरू हुई, तो फिर योजनाएं बनती क्या है कि फाइलों पर बनती हैं। ये फाइल का पेट जब तक नहीं भरता, योजनाओं का शुरुआत ही नहीं होता है। जब तक वो आघा जाएगा कि अब नहीं है इसमें कुछ लिखने लायक, तो अब जो है अब काम करो यार, तब तक जो है पता नहीं काम की ज़मीन जो है बहुत आगे खिसक जाती है। और तो ये बैलगाड़ी नुमा हमारी जो कार्य पद्धति है, वो थोड़ा उसमें हमें सुधार होना चाहिए। हम इंस्टेंट अभी हम अपने देखे पर विश्वास नहीं करते। दिक्कत क्या है कि मैं कहता मन की लेखी है, तू कहता कागज़ की लेखी। तो अब कहाँ से होगा? लोग मन के देखे नहीं होगा। मुझे ये लोक कलाकार पसंद है, मैं इसे प्रोग्राम देना चाहता हूँ, लेकिन फिर होगा क्या कि एक लंबा सिलसिला फिर शुरू होगा। उसमें जो है हम अभिव्यक्तियों तो उसकी व्याख्या करते चलेंगे, उसका इतिहास पुराण सब खोजते हुए जब जा करके संतुष्ट होंगे तो हाँ एक छोटा सा एमाउंट इनके पास जाइए। तो ये एक हमारी गड़बड़ियाँ है इसमें। हम इंस्टेंट जो लोग क्या है कि लोग को जो है एक तो तुरंत हम जिसको इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं या जो जीता है, जीवंत एक धारा है, तो उसको जीवंत धारा है तो अभी उसका पानी नहीं पिएंगे तो कल को आकर के पीने के लिए आएंगे तो कोई मरा हुआ जीव उसमें कूद चुका होगा, उसमें डाल गया होगा कोई, तो अभी पानी साफ दिख रहा है तो अभी उससे नहा लीजिए। लोग यही कहता है कि जब है जो जितना बचा है उसको बचाइए, उसको सम्मान दीजिए, इसकी ज़रूरत है। और हम दरअसल कई बार मुझे लगता है कि हमारे चीज़ों के लोगों के एजेंडे में नहीं होती ये चीज़ें। संस्कृति उनके एजेंडे में नहीं है। संस्कृति एक मुहावरा है, संस्कृति एक नारा भी कई बार हो जाता है। अपने आप को बचाए रखने का, अपने आप को सुसंस्कृत दिखाने का भी एक नारा होता है। अपनी कई बार ये ढाल भी बन जाती है संस्कृति। संस्कृति जब तक एक मांग के रूप में तब्दील नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, तो आपके लिए जगह नहीं बनेगी। हम सड़कें तो बना रहे हैं लेकिन संस्कृति की सड़कें कब बनाएंगे? सवाल यही है। कल्चरल रोड्स हम कब तय करेंगे?
हम कल्चरल रूट्स पर तय करने जाते हैं तो हमारे स्वार्थ कूद करके आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इसमें ज़्यादा सुविधा है यार, इसकी बात करेंगे तो ज़्यादा मोबिलाइजेशन होगा, इसकी बात करेंगे तो इतने लोग साथ आएंगे, इसकी बात हम खाने में बांट करके चीज़ों को फिर करना है। हमें बहुत उदार होना पड़ेगा। लोग तो हमें उदार ही होना सिखाता है, ये उदारता हम भूलते जा रहे हैं। हम लोग के चाहते तो हैं कि हम लोग के रूप में पहचाने जाएं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी अस्मिता का हनन भी ना हो, हरण भी ना हो, उसका विकास भी हो, पहचाने जाएं। लेकिन उसके लिए जो है हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, हम एडवोकेसी करते करते कब जो है हम कॉन्ट्रैक्टरी पर उतर आते हैं पता ही नहीं चलता। ये हमें बहुत सचेत होकर के सोचना पड़ेगा कि हम एडवोकेसी करते करते हमारे पढ़े लिखे होने का फ़ायदा क्या है। क्या हम पढ़े लिखे हैं तो हमें एडवोकेसी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये जिस कलाकार के पास हम लोग के पास जा रहे हैं उनमें से बहुत संख्यक आबादी जो है वो इस रूप में कागज़ पर नहीं अभिव्यक्ति करती जिससे कागज़ का पेट नहीं भरता। तो उसका कौन भरेगा? कोई दूसरा उसका खाना क्यों ना पका दे? हम क्या रसोइये बनने को तैयार हैं या हम सिर्फ भकोसना चाहते हैं? तो दिक्कत यहाँ भी है। तो थोड़ा हमें अपनी भूमिकाओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा। हमारा जो समाज है जो उनकी मदद के लिए आ सकता है, जो उनके लिए रोड्स बना सकता है, नए रास्ते बना सकता है। और ये निश्चित रूप से है कि अभिव्यक्ति के और भी चीज़ों को उस लोग तो समेटता ही है, जो कुछ हो रहा था उसे तुरंत अभिव्यक्ति में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन हमें शिल्प को भी और साधना होगा। अभी हो क्या रहा है कि हम दिखते हैं क्योंकि हमारी स्थिति है, जो स्थिति रहेगी वैसे हम दिखेंगे। तो हमें थोड़ा शिल्प का भी अभ्यास तो करना पड़ेगा, कहाँ हम क्या चीज़ छोड़ें, कितना बचा के रखें, मच के रखें। तो इस शिल्प को लगातार तराशते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग है वो तो आपके अंदर है, लेकिन जो आप रूप लेकर के आते हैं उसे भी बार बार आप संवारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार हम अपनी मानसिक दरिद्रता को, शिल्प का दरिद्रता को इस दलील के साथ कि यही लोग में है, मैंने ऐसे ही होता है, इससे कहने से काम नहीं चलेगा। हमें उसे भी सुधारना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका सौंदर्य बोध गलत है, लेकिन वो आप जिद करेंगे तो मैं मान लो आपसे सुंदर कौन है? जीवित इंसान से, जीवित से जिसमें जीवन है उससे सुंदर दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये ठीक है, वो तो स्थिति है, इसके कपड़े फटे हैं, स्थिति है। तो खैर, तो शिल्प भी आप, क्योंकि हमारे पास नए नए इतने सारे तकनीक हैं, साधन हैं, ये सारे, तो हमें दरअसल जो है अब कितने आप पूजा स्थल चाहिए? हमें लगता है कि सांस्कृतिक स्थल बढ़ने चाहिए। कई बार आप देखें तो इन असम का आज इतने सारे सांस्कृतिक घर क्यों हैं कि हर घर में नाम घर है, जहाँ हम नाम जपते हैं। और नाम जपने के लिए क्या है? कोई रूप नहीं है, बस मन में जो भक्ति है, मन में जो अभिव्यक्ति की चाहत है, तड़प है कि मैं इसमें लीन हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं इनके कर्मों पर जो है, इन्होंने जो कर्म कांड किए हैं उस पर मैं अद्भुत रस से भरा हुआ हूँ और मैं अंदर से नाच रहा हूँ। तो हम ढोल उठा करके नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। ये है, हम उसके लिए कर रहे हैं। इसके लिए ढेर सारे नाम घर हैं। तो वैसे नाम घर क्या हम संस्कृति घर नहीं बना सकते इस देश में, हर गांव में? जब तक हम इसकी हम पंचायत बना लेते हैं। पंचायत क्या है कि हम झगड़े को सुलझाने की जगह बताते हैं। झगड़े को सुलझाने से के लिए आप नाम घर जैसी जगह संस्कृति घर बना लें तो झगड़े होंगे ही नहीं, क्योंकि संस्कृति में किसी को परहेज नहीं करते, यहाँ किसी का वॉकआउट नहीं है। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ हर धर्म, हर तबके, हर वर्ण के लोग आ करके इकट्ठे जमा होते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे को मन मिजाज को समझते हैं और उसके बाद जो है कल के जीवन की रूपरेखा तय करते हैं। ये ऐसी जगह थी जिसमें साल भर की प्लानिंग हो जाया करती थी।
ये नेचुरली, इसके पीछे आयोजन के पीछे यही मकसद था कि आपने दरवाजे पर बुलाने का मकसद है लोगों को बुलाना और उसके लिए समाज को अपने व्यक्तिगत कार्य में, सामाजिक कार्य में या व्यक्तिगत हमारे जो तकलीफ है उसमें इन्वॉल्व करना। पूरे समाज उसको समझ लेता था कि भाई बाबू आपको अगले महीने लड़की की शादी करनी है तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, या अगला प्लानिंग ये करना है, भाई बाढ़ आने वाला, बाढ़ आ जाएगा तो हमें नदी की डाँडी भी बनानी है, या हमें सिंचाई के लिए नहर खोदनी है तो श्रमदान करेंगे, तोरा घर से कौन आएगा, इसके घर से कौन आएगा, ये क्या आएगा, कुदाली है कि नहीं है, ये क्या करना है, ये सारी प्रोग्राम प्लानिंग बन जाती थी। ये सारा दरअसल वही है कि हम पंचायत बना करके निश्चिंत हो रहे हैं कि जब झगड़ा होगा तब हम सुलझाएंगे। और ये आप मान लीजिए कि आपके भी झगड़े, जब तक आप झगड़ेंगे नहीं तब तक मामला सुलझाया नहीं जाएगा। और लोग कलाकार दयनीय मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, मजबूरी है, उनको बता दिया गया है कि मांगने वाली मुद्रा ही सही है, मांगने वाली मुद्रा सही नहीं होती। ये लोकतंत्र है, इसमें आपको आगे बढ़ करके अपनी स्थिति बतानी पड़ेगी, बार बार बतानी पड़ेगी, एक बार नहीं होगा तो दूसरी बार बतानी पड़ेगी। इसके लिए हमें अपने आप नहीं बता सकते तो अपने पढ़े लिखे लोगों को बताइए, उसको लानी पड़ेगी। आप देखिए कि वही कितने बड़े आप लोगों की स्थितियों को लेकर के कितने लोग बड़े बड़े साहित्यकार हो गए, पेंटर हो गए, करोड़ों में बिक रहे हैं, तो वो आपको लेकर के बिक रहे हैं, लेकिन आप रह गए। आप उनकी प्रेरणा है, आपकी भूमिका प्रेरणा जैसे वो है, वो भी नम्य है, फिर भी अभी देखे जा रहे हैं। तो शिल्प भी है, क्योंकि दुनिया, पूरी दुनिया बदल रही है, तो हमें उपकरण भी, अपने नए नए उपकरण आपको समझना पड़ेगा, कैसे गाएंगे, कैसे करेंगे, इनको भी हमें, हमारा दायित्व है, ये शहर में रहने वाले लोगों का दायित्व है या पढ़े लिखे लोगों का दायित्व है कि हम उनको जो चीज़ यहाँ से हो रही है इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन सप्लाई करें उनको। हम बल्कि कोशिश कई बार ये हो जाती है कि हम उसको कैसे ठग सकते हैं, तो एक ठगने वाली संस्कृति, क्योंकि आप खुद को सुरक्षित है सर, इतनी असुरक्षा है कि हम एक दूसरे को ठगने में लग जाते हैं, अपनी सूचनाएं छिपाने लगते हैं। तो ये जो है, ये थोड़ा सा हम ठीक करेंगे तो हो सकता है कि इनकी स्थितियाँ भी ठीक हों, वस्तु स्थिति। लेकिन अभी दुनिया में हमारे पास फिर भी अपनी संस्कृति के कारण, अपने धर्म के कारण, अपनी मान्यताओं के कारण हमारे पास इस भारत में, देश में इतनी विहंगम विविधता रची बसी हुई है, बची हुई है कि हम एक कहनी की परंपरा, कहानियाँ ही बटोरना शुरू कर दें हर आंगन आंगन में, तो हमारे न जाने कितने महाभारत हमारे निकल आएंगे, कितने भाषाई महाभारत निकल आएंगे। तो हम इन सबको कैसे समेटेंगे? तो इतनी विविधता है, इसलिए पूरा विश्व भी इसको बचाने, इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा है। मान लीजिए लोरियाँ गायब हो रही हैं। अब लोरियाँ हमें माता के साथ, माता के दूध के साथ जुड़ा होता है, बच्चे की पहली खुराक है। अब वही लोरियाँ गुम हो जाएंगी तो आप समझ लीजिए बच्चे की जड़ गायब हो रही है। ये लोरियाँ जो है, बच्चे में उसका बीज डालती थी, अपनी जड़ों का, अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का, ये उसके कान में डालती थी। तो कहते हैं ना कि मंत्र कई बार कान में फूंका जाता है, तो संस्कृति का मंत्र दरअसल जो माएँ फूंकती थी, जिसके कारण मातृभाषा हम कहते हैं, वो गुम हो रहा था। हमें सबसे पहले लोरियों को भी बचाना होगा। यदि हम लोरियों को बचा लेंगे तो बहुत कुछ बचा लेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें लोरियों को, पूरे देश की लोरियों की परंपरा शुरू करनी चाहिए। ये हम शुरू करेंगे तो हमारा बहुत कुछ बच जाएगा। और है मुश्किल वक्त है, क्योंकि यहाँ बाज़ार इतना हावी है। बाज़ार जो है वो हर चीज़ का सौदा करना चाहता है, हर चीज़ को जो है उसके रूप, और इसमें जो है मार्केट में ये नया प्रोडक्ट, न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू फ्लेवर, न्यू टेस्ट करके ये जो है बाज़ार इन सब चीज़ों में चलता है। तो ये करने के बाद जो है मुझे लगता है कि हम गंभीरता से हम सोचें और समझने की कोशिश करें तो हम बहुत कुछ अभी बचा सकते हैं। सम्मान दें, और लोक कलाकारों से भी है कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, उन्हें अपने कला का एडवोकेट बनाएं, उसे वकील बनाएं अपनी कला को प्रसारित करने के लिए। इसकी बेहद ज़रूरत है।
क्योंकि संस्कृति को भी वकीलों की ज़रूरत है। उसे बहुत बड़ा मुकदमा लड़ना है इस सभ्यता से, इस विकास से, इस समय से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत गुड बातें आपको बहुत आसानी समझ में आ गई। मैं एक चीज़ समझ पाया जो कि मैं एक छोटी सी एकेडमी का मैं भी एक मेंबर हूँ, मैथिली भोजपुरी एकेडमी का, दिल्ली सरकार के। लेकिन ये जो फाइलों वाली बात है, जब हम लोग सोचते थे आखिर क्यों लोक का कलाकार जो है, लोक का कलाकार हम लोग सोचते थे कि कलाकार जो ये सामने बैठे हैं, ये कलाकार क्यों नहीं आ पाते हैं। तो पता चलता है रजिस्ट्रेशन उनका नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, उनकी संस्था कौन सी है। ये फाइलों में बड़ा अजीब सा मसला आके अटक जाता है और लगता है कि जो कुछ करना चाहें तो फिर वो रजिस्ट्रेशन वाली, हर व्यक्ति आधार लिंक से कनेक्टेड आप नहीं हैं तो इसका मतलब कलाकार नहीं है। कहने का मतलब जो तंत्र जिस तरीके का है और जिस सौंदर्य अभिरुचि की बात करें जो चली आ रही है, तो लोग तो उस जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि को तोड़ता ही है। उसका सौंदर्य जो है वो तो अद्भुत ही है। बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। और माध्यमों और बाजार के दबाव तो हैं उनके सामने, और सही में हमें कल्चरल एडवोकेसी वाला जो शब्द मिला है तो बहुत अद्भुत शब्द है। कल्चरल एडवोकेट्स की ज़रूरत है हमें। इस बीच हमारे एक और वक्ता श्री वागीश झा जी आ गए हमारे बीच। आप लोक कला विशेषज्ञ हैं और शिक्षाविद भी हैं। चूँकि ये सत्र का जो अंतिम दौर चल रहा है तो मैं बिल्कुल करबद्ध आपसे निवेदन करूँगा कि सूत्र वाक्य में अपनी बात कहीं अध्यक्ष उद्बोधन भी करना, और एक परफॉर्मेंस जो है हम समय से काफ़ी लेट भी चल रहे हैं, तो मैं सादर आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आज के विषय पर अपनी बात करें। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी मजबूरी समझते हुए मुझे कम समय दिया है। मैं यहाँ आया हूँ आज इसलिए कि दिल्ली में दीपक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की है, बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। मैं उसका सम्मान करने आया हूँ और मैं सुमन जी का सम्मान करने आया हूँ, उनके सहयोग से और बाकी हम तमाम उन लोगों के जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है दिल्ली में। और लोग के लिए इस एलीट जगह में इतने लोग हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें से लोग के ही आधे लोग हैं। मैं व्यावसायिक वक्ता नहीं, और लोक में शास्त्र के प्रति एक तरह की नफरत नहीं है, तो कम से कम एक तरह का इंडिफरेंस रहता है। और वही इंडिफरेंस इस कार्यक्रम के प्रारूप में भी नज़र आया, जहाँ दीपक ने लिखा कि बातचीत होगी, और उस बातचीत में किस विषय पर बातचीत होगी, किसी को क्या बोलना है, इसके बारे में विस्तार से बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसने हमको भी कहा कि भैया आप आइएगा, कुछ बोलना है। मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ जो बोलने का त्वरित कुछ बोल सकते हों। मुझे तैयारी करनी पड़ती है, मैं तैयारी से नहीं आया, मगर कुछ स्फुट बातें बहुत संक्षेप में आपसे कहूँगा। मैं इतिहासकार भी हूँ और लोग से कुछ जुड़ाव रहा है अपना। 2-3 बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं लोग के बारे में, बहुत विस्तार है, बहुत अद्भुत विषय है ये। सबसे पहले तो कि सुमन जी आपने इस काम को अंजाम दिया, यहाँ ये सब लोग आए और इन लोगों ने अपना परफॉर्मेंस दिया, और इससे कुछ लोगों की समझ में आया कि गोंड नाच भी कोई चीज़ होती है, या कि बहुरा गोढ़िन भी एक कोई चीज़ है, या कि महराय भी कोई चीज़ होती है। इतना काफ़ी है शुरुआती दौर में। बट एक विचित्र प्रकार का कि उहापोह है जो श्रुति और स्मृति और लिखित का एक जो कार्यक्रम है। वेद श्रुति है और बाकी स्मृतियाँ हैं। लिखित का कहीं कोई नाम तक नहीं है विस्तार से। लेकिन इतिहासकारों ने जब इतिहास की परिकल्पना की, आज भी हम कहते हैं एक इतिहास है जो प्राक इतिहास है। प्रागैतिहासिक काल कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल वो है जहाँ से लिखित शब्द के पहले, जब तक लोगों ने लिखना शुरू किया, उसके पहले का इतिहास प्राक इतिहास है। प्राक इतिहास कहने से फिर भी एक
तरह का रिस्पेक्टेबिलिटी लगती है हिंदी में। अंग्रेजी में उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि वो इतिहास है ही नहीं, मतलब जब से लोगों ने लिखना शुरू किया तभी से इतिहास बनना शुरू हुआ। बोलते थे उसका कोई महत्व नहीं। उसी बोली हुए वेद को जब आपने लिख दिया जो 4वीं-5वीं शताब्दी में लिखा गया तो वह आपका वेद वाक्य हो गया। लेकिन मौखिक परंपरा में वेद रहा हमेशा से, उसके बारे में हमारे मन में कोई उतना ही इंडिफरेंस है जितना कि अन्य किसी मौखिक परंपराओं के बारे में है। बहुत इंटरेस्टिंग मामला है ये। मैं ये सोचता हूँ कि क्या सभ्यताएं बननी शुरू हुई जब लिखना शुरू किया लोगों ने या बोलना शुरू किया लोगों ने? और बोलना शुरू किया कब से? मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में साइंटिस्ट लोगों ने पता करना शुरू किया और अब उसके उस प्राइमोडियल इम्पल्स जिसको बोलते हैं उसको उन्होंने पकड़ा है कहीं से। कोई एक दिन आएगा जब साइंस उस बात को भी पकड़ेगा जब मनुष्य ने पहली बार वाचिक रूप से भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया था। उन्हीं गुफाओं में जहाँ उनको प्रागैतिहासिक काल के पेंटिंग्स मिले हैं वहाँ उनकी आवाज़ें हो सकता है मिले उन स्फोटों में, और तब शायद आपको पता चले कि सभ्यता और संस्कृति के प्रति जो ये फिक्सेशन है हमारा वो कैसे वाचिक से शुरू होता है न कि लिखित से शुरू होता है। और तो एक बात, दूसरी बात कि वाचिक परंपराएं एक इस स्मृति और श्रुति और स्मृति के बीच में एक विस्मृति भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो अक्सर लगातार विस्मृतियाँ जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं उस श्रुति और स्मृति को संस्कृति बनाने में, क्योंकि आप विस्मृत करते हैं तमाम सारी चीज़ों को और जिनको रखते हैं आप वह आपकी संस्कृति का हिस्सा बनती है लगातार, और चीज़ों को छोड़ते रहना ज़रूरी होता है। ये जो लचीलापन है लोक का वह बहुत महत्वपूर्ण है और उस लचीलेपन को समझने की आज पूरे विश्व में कोशिश हो रही है। तमाम सारी जगहों पर कोशिश हो रही है और ओरल हिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स खुले हैं और तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ देश में बहुत कम इस बात को प्रश्रय दिया जाता है, संस्थाएं भी बहुत कम प्रश्रय देती हैं। एक तीन मूर्ति भवन जो है उसने ओरल हिस्ट्री का काम दुनिया में कई सारी जगहों पर लेट 60s में शुरू किया था पहली बार। आज भी तीन मूर्ति का वो जो ओरल हिस्ट्री का जो सेक्शन है वह अप्रतिम सेक्शन है, जहां आपको दुर्गा भाभी के बातचीत का हिस्सा भी मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो बातचीत हुई एक बार फिर से वो लिखित और ओरल का एक जो द्वैध है वो सामने आएगा आपको कि दुर्गा भाभी से इंटरव्यू किया किसी ने, वो इंटरव्यू नष्ट कर दिया गया और उसको लिख दिया गया। लिखित के बारे में एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं कि जब हम लोक गाथाओं के बारे में रिसर्च कर रहे थे, और दीपक इसलिए भी बहुत प्रिय हैं कि दीपक हमारे एक रिसर्चर थे और आज भी साहिब लुधियानवी के शब्दों में कहूँ तो कि तुमने जो दिन के अंधेरे में जलाया था कभी वो दिया आज भी सीने में जला रखा है, दीपक ने वो काम किया है। तो मैं इस बात को हम लोगों ने परिचर्चा की, बहुत सारे लोक गाथा के लोग थे इन्होंने लोक गाथाओं का संकलन किया था। मैंने पूछा कि भैया जो लोग गाते हैं आपने क्या उसको ठीक ठीक लिखा है? बोले नहीं लोग तो पता नहीं क्या गाते हैं कैसे गाते हैं, हमने उसको ठीक किया है। उन्होंने उसको ठीक किया है। तो लोग की तो ऐसी शास्त्र का वो एरोगेंस जो है, पढ़े लिखे लोगों का जो अपने मन में गौरव है इस बात का कि वो समझते हैं इस बात को, उनको यह बात कभी नहीं समझ में आएगी कि गोंड डांस करने वाले लोग जो जिसमें तमाम सारी विकृतियां भी दिख रही हैं, वो सारे लोग जब आते हैं तो वो अपने कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से नहीं करते हैं तो शास्त्रीय ढंग से की जाती है, वो अपने कार्यक्रम की शुरुआत शिव वंदना से करते हैं। शिव जी उनके महत्वपूर्ण हैं और शिव जो है सो वो प्राइमोडियल गॉड हैं जिन्होंने तमाम सारे जो लोग हैं उनके लिए भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। शिव की परिकल्पना होती है। अगर आप परफॉर्मेंस को देखें तो उस परफॉर्मेंस में बहुत एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। एक बार जो आदमी गा रहा होता है वही आदमी फिर परफॉर्मेंस कर रहा होता है। दुनिया भर में ओरल हिस्ट्री के परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट पर बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम हिंदुस्तान में कोई इस पर बहुत गंभीरता से इस बात को सोचने की कोशिश कर रहा है। अंत में एक और बात कहना चाहूँगा, बहुत सारी बातें हैं पर मैं संक्षेप में कहने की का आग्रह है और मैं थोड़ा डिसजॉइंटेड भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सोच कर नहीं आया हूँ और एक तैयारी नहीं है, तो उस ढंग से मैं कुछ बातें खाली आपको, अच्छा तो दो बातें कहने की अनुमति मिले। एक तो ये
कि जो स्मृति और विस्मृति के बीच में जो विकृतियां आती हैं, वह विकृति उसके लचीलेपन और उसके पोरस होने का कारण है। उसके बीच में छेद है, वो ऐसा बंद नहीं है, लोक इंसुलेटेड नहीं होता है, लोक में लगातार वार्तालाप होता है, आपसे हमसे वार्तालाप होता है। यही परफॉर्मेंस जब दिल्ली में हो रहा था, वह परफॉर्मेंस जब बक्सर में होगा, यही गोल्ड डांस वाले लोग वो दूसरा परफॉर्मेंस होगा, वो यही नहीं होगा, एग्जैक्टली ये नहीं होगा। वहाँ की परंपराओं से, वहाँ के लोगों से आंखों में आंख डालकर वो परफॉर्म करते हैं, वो उस जगह बात करते हैं। तो इसमें एक क्षणिकता भी होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण है लोक का एस्पेक्ट, जो सेलिब्रेशन ऑफ एफेमेरल, सेलिब्रेशन उसका उत्सव है जो तुरंत एक चीज़ बनाया। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि गांव में जो चावल को पीस करके और उसके बाद जो उसका एक अरिपन बनता है हमारे यहाँ मिथिला में, वो अरिपन उस क्षणिक कला का एक सेलिब्रेशन है, उसका एक उत्सव है। आपने बनाया, जितनी देर तक रिचुअल हुआ, जितने देर तक परफॉर्मेंस हुआ, उतनी देर तक वो अरिपन रहेगा, उसके बाद उसको मिटा दिया जाएगा। मिटा दिया जाना महत्वपूर्ण है उसके लिए। उसी तरह लोक में जो क्षणिकता है उसका सेलिब्रेशन है, वहाँ पर परमानेंस का सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन जो शाश्वत है उसमें बहुत सारे कोर जो हैं उसके से बहुत सारे शाश्वत हैं, और उन्हीं लोक से लेकर शास्त्र में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर शास्त्रों का भी निर्माण हुआ है। एक और आखिरी बात उदाहरण के तौर पर मैं खाली कहना चाहूँगा कि लोक का जो काम है, हमारे यहाँ मेरा नानी गांव है समस्तीपुर जिला में, और वहाँ एक देवता है, उन देवता की पूजा होती रही। हम लोग बचपन में जाते थे, स्टेट बोर्डिंग था, नहा के आते थे, पता नहीं चलता था कि क्या है। वो बंशीधर बाभन का स्थान है। बंशीधर बाभन उस गांव के थे, और वो बाभन थे और एक डोम थे। उन डोम और उस बाभन के बीच लड़ाई हुई। वास्तव में वो डोम नहीं थे, वो एक भूमियार थे जो बगल में करेह नदी है, उसके उस पार एक गांव है, वहाँ सिंघिया गांव है। उस गांव के भूमियार थे, बहुत दबंग भूमियार थे। उनका प्रेम हो गया एक डोमिन से, और उसके बाद समाज ने उनको निकाल दिया, और वो कहने लगे ठीक है मैं डोम ही से। और फिर डोम जब हो गए तो डोम और बाभन के बीच में मल्लयुद्ध होता है, और उस मल्लयुद्ध से निकला हुआ वह लोक गाथा है, जिस लोक गाथा में एक बार ब्राह्मण पराजित होते हैं, फिर उस ब्राह्मण के जो बेटे हैं वो आते हैं, और फिर उस डोम के साथ जो मुख्य हैं उनके साथ लड़ाई होती है उनकी। और तब अंत में जब एक बार फिर से ब्राह्मण के हारने की बारी आती है, तब देवी प्रकट होती है। और वो देवी जो प्रकट होती हैं वो वो शास्त्र की देवियाँ नहीं हैं, बहुत अलग अलग देवियाँ हैं, उस पर मैं विस्तार से भी बात नहीं करने का समय है। और वो देवी प्रकट होती हैं, उन दोनों के बीच में सुलह होती है, और तब जो है, तब से वहाँ पर डोम का पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्थान वो है। और मैं बचपन से इसका साक्षी हूँ कि आते जाते सभी जातियों के लोग उस जगह पर, उस स्थान पर नहा के चलते थे और उसको प्रणाम करते थे। जाके नहीं प्रणाम करते थे, वहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा, एक थुम्भा सा जैसा बना हुआ है, बस वही है देवता वहाँ के, मगर उसका सेलिब्रेशन है लोक। लोक समरसता को सेलिब्रेट करता है। लोक में आप देखेंगे कि जातीय जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्वरूप है कि वहाँ कोई एक ठोस अलग अलग जातियाँ नहीं हैं। ब्राह्मण, और आप शास्त्र में जाएंगे तो कभी आप उम्मीद करते हैं कि डोम की तो छाया पड़े ब्राह्मण पर तो वो छुआ जाता है, वो टच अनटचेबल है वो। और लोग ब्राह्मण और उस डोम के मल्ल युद्ध की को सेलिब्रेट करता है। तो इस तरह से जो उन दोनों के बीच का जो प्रेम है और उन दोनों के बीच का द्वैध जो है ये खत्म है। नर नारी का संबंध खत्म है। वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर औरतें बहुत इंपॉर्टेंट है। बोहरा गोढ़िन इतनी इंपॉर्टेंट है, उसके नाम से जो है सो पूरा इलाका कांपता है। बोहरा गोढ़िन औरत है, और लोग औरत के उस ताकत को सेलिब्रेट करता है, उसके सामने जाके झुकता है। तो बात यह है, अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नहीं, मैं कुछ और, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसमें रोकना ठीक नहीं लगता है। बड़ा बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर, कंटिन्यू रखिए, जितना तक बोल सकते हैं कि सर को बोलने देंगे। नहीं तो गुजारिश है आपसे कि नहीं, सब देवी देवताओं पर जरूर बोलिए आप। जिस देवी मैं देवी ऐसा है कि देवी देवताओं पर लंबा हो जाएगा। मैं एक और उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ। देखिए कैसे आज
तो इसलिए हम लोग को लगा कि मतलब थोड़ा और विस्तार में चले नहीं, मैं- तो हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ, तो मुझे एक चीज ठीक है, तो एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आज पूरे देश में हिंदू, मुसलमान और दलित और ब्राह्मण और इस तरह की तमाम सारे बातें चल रही हैं, और चुनाव का समय है तो बहुत सारे लोग इस पर बात और भी कर रहे हैं। लोक में जब हम गए और हमने देखा कि एक ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी की पूजा आमतौर पर वैश्य लोग करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के घर में भी ठाकुर जी की पूजा होती है। ठाकुर जी के जीवन की एक घटना सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, जिसको लोग सेलिब्रेट करता है कि जब लोक की पूजा होती है, और जब अधिकांश लोकों में, जब मैं खास तौर पर लोक गाथाओं की बात कह रहा हूँ, मैं छोटे छोटे लोरियों और इन सब की बात नहीं कह रहा हूँ, उन अनुष्ठानात्मक लोक की बात कह रहा हूँ जहाँ 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन गीत चलते हैं। उनकी शुरुआत होती है, जब वो करते हैं उसको कहते हैं दिशाओं को बांधते हैं। शुरुआत होती है दिशाओं की पूजा से, प्रकृति की पूजा से। तो कहते हैं कि उत्तर में, और मैं उत्तर बिहार के लोक गाथाओं की बात कह रहा हूँ इसलिए, उनका जो बनहावन उसको बोलते हैं, उनका जो बनहावन है वो ये है कि उत्तर में हिमालय को पूजता हूँ मैं, दक्षिण में गंगा को, पूरब में सूरज को और पश्चिम में मीरा सुल्तान को। मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ मित्रों, मीरा सुल्तान को आज तक मैं खोज रहा हूँ। मीरा सुल्तान तो मुझे नहीं मिल पाए हैं अभी तक, पर वो हैं कहीं। और देखिए कैसे शास्त्र भूल जाता है उसको, जिसको लोग सेलिब्रेट करता है, कि मीरा सुल्तान की कहानी ऐसे हुई कि मीरा सुल्तान आए और हाजीपुर के पास गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में उसी ठाकुर जी का एक शिष्य जो है उसका मंदिर था। मीरा सुल्तान आए, उन्होंने कहा बहुत सुना है तुम्हारे ठाकुर जी के बारे में, अब आप देखिए कुछ चीज़ें आपको कैसे गाय से संबंधित चीज़ें मिलेंगी जो कि लोकमानस में जड़ीभूत हैं, और उसको किस प्रकार से लोग भुनाते हैं उसका एक उदाहरण देखिए, मगर उसको एक्सटेंड नहीं करते हैं जो लोक में बचा हुआ है, वो भी एक जगह पर रुक जाते हैं। मीरा सुल्तान आए, उन्होंने उसके यहाँ उसको कुछ नहीं किया, उसके मंदिर में जो गाय थी उस गाय को काट दिया, उसके अलग अलग अंगों को मंदिर के तमाम सारे बुर्जों पर उसने खड़ा कर दिया और बोला कि अब तुम ठाकुर जी को बुलाओ, बहुत तुम्हारे ठाकुर जी में ताकत है, तो देखेंगे कितनी ताकत है तुम्हारे ठाकुर जी में। वह जो उनका शिष्य था वह रोने लगा। यहाँ पर ये नहीं है कि आप ताकत दिखा रहे हैं कि हम एक आध्यात्मिक और ताकत लेकर आए हैं, जहाँ के गुरु जी ने हमको ऐसे बल दिया है कि मैं सलमान खान की तरह सबको एक ही बार में मीरा सुल्तान को उठा के पटक दूंगा। वो रोने लगा और ठाकुर जी नहीं सुने। बेटे के रोने की आवाज़ माँ को सुनाई। माँ रोने लगी कि ठाकुर जी तुम्हारे सेवा में हमारा बेटा है, आज उसके जीवन पर, आज उसके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, वह रो रहा है जार बेजार, और आप क्या कर रहे हैं? ये तो आपका धर्म नष्ट होगा, आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे कि आपकी सेवा में मेरा बेटा है और उसको इस तरह से उसका अपमान हो रहा है और वो ऐसे रो रहा है। तो ठाकुर जी ने उसको स्वप्न दिया कि तुम अपने बेटे को कहो कि तुम्हारी कानी उंगली उसको काटे, उसमें से जो खून गिरेगा वह उस गाय के उस अंगों पर गिराए, ठीक हो जाएगा सब कुछ। उसकी माँ ने जो स्वप्न किया, उसका भाव किया, उसके बेटे को यह बात समझ में आई। उसके बेटे ने अपनी कानी उंगली से उसको सेक्रीफाइस किया एक तरह का, और उस गाय के उन टुकड़ों पर गिराया, और वह सारा गाय एक बार फिर से जीवित हो गया। वह गाय जीवित हो गया और ठाकुर जी भी वहाँ प्रकट हुए। अब मीरा सुल्तान ने उसके सामने हाथ जोड़ के कहा कि ठाकुर जी, मैं आपके इस प्रभाव को मान तो गया, लेकिन अब भविष्य में क्या होने वाला है कि आप तो हो गए हीरो और हम हो गए विलेन, क्योंकि आपने जो है सो हमको हरा दिया। तो ठाकुर जी ने मीरा सुल्तान के गले में हाथ डालकर कहा कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत बड़े योद्धा हो और यह काम आज तक किसी ने किया नहीं। कहा कि तुमने इस गाय को काट दिया, यह क्या कम बड़े शौर्य की बात होती है? तुम बहुत बड़े योद्धा हो और जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ वहाँ तुम्हारी भी पूजा होगी। और आज तक ठाकुर जी की पूजा गांव-गांव में जहाँ होती है वहाँ ठाकुर जी को लाल रंग का कपड़ा चढ़ता है और उनके बगल में मीरा सुल्तान, उनको हरे रंग का कपड़ा चढ़ता है आज तक। अब आप देखिए कि योद्धा नहीं है, विजेता नहीं है, विजेता और विजित का जो द्वैध है वह लोक में नहीं है। वहाँ पर सह अस्तित्व का सेलिब्रेशन है, वहाँ पर एक साथ मिलकर रहने का
कमाल है कि आप कैसे एक साथ मिलकर उसको आगे ले जाकर चलते हैं और समाज कैसे सबको साथ मिलाकर चलता है, इस बात की विशेषता वहाँ पर है। सो लोग के उस बात को समझने की ज़रूरत है। और मैं तो सुमन जी ही हैं यहाँ पर मैं एक सोच रहा हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर के, जो भी लोग यहाँ, बहुत सारे विद्वान भी बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, एक कैंपेन चलाना चाहिए कि सरकार को इस बात के बारे में कहना चाहिए कि आप देखिए इसके जो विभिन्न स्वरूप हैं, इसके जो विभिन्न आयाम हैं, उन आयामों को सामने लाकर रखने की कोशिश तमाम दुनिया में हो रही है। बाज़ार का एक बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। जब तक आप आरा बक्सर में नाच करते रहेंगे और बाज़ार खरीद कर आपको नाच करवाता रहेगा, एक उसका वह रूप है, और एक दूसरा रूप है महराई, जो आज आप सुनेंगे। महराई खरीदी नहीं जाती है और आप उसका एक अनुष्ठान है और वह देवता को समर्पित है। सो प्रदर्शनात्मक एक कार्यक्रम है उसका, और दूसरा देवता के रूप में जब उसको आप गाते हैं, उसका एक अलग कार्यक्रम है। लेकिन बिकने के लिए तो आप अभी भी बेचे जा रहे हैं और बहुत बहुत पैसे में बेचे जा रहे हैं, और मेरे जैसा 2-4 लाइन अंग्रेजी बोलने वाला आपको बेच रहा है, आपको मालूम नहीं है। वह आता है आपके पास 2-4 लाइन बोल करके आपको कहता है थोड़ा सा करके दिखाओ, और वह जाता है और वो येल यूनिवर्सिटी में और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में आपको बेच आता है। यहाँ आपसे पूछता है कोई मैथिली भोजपुरी संस्कृति का आदमी, जिसको खुद पता नहीं है कि येल यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है ओरल ट्रेडिशन में, मगर वो यहाँ मालिक बन के बैठे हैं, तो वो पूछते हैं आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। जो आदमी आपसे काबिल है, जो बड़े बड़े खेल खेल रहा है, उसको आपका रजिस्ट्रेशन से नहीं मतलब है, उसको आपकी कला से मतलब है। वो आता है, आपकी कला सुनता है और उस कला को अपने ढंग से उसको विश्लेषित करता है और दुनिया भर में बेच के आता है। सो बाज़ारों का अलग अलग खेल है, उन खेलों में आप शामिल हों, यह आपको तय करना है कि आप शामिल ना हो, यह आपको तय करना है। सौंदर्य बोध के बारे में मैं अधिक नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना एक बार फिर से, मैंने इनकी बात लास्ट में सुन रहा था, मैं उस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कि क्षणिकता का सेलिब्रेशन है वहाँ। सौंदर्य बोध का आग्रह जो है वह शाश्वत सौंदर्य बोध की कुछ परिकल्पनाएं हैं। उन परिकल्पनाओं के आधार पर आप किसी को कहते हैं कि आप कितना बढ़िया शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं। शायद वह जो मानदंड हैं, उस मानदंड से लोग को देखने के लिए एक दूसरे प्रकार के मानदंड की शायद ज़रूरत होगी। क्योंकि अरिपन को अगर आप किसी दूसरे चित्रकला से कंपेयर करेंगे तो शायद वो बहुत ही आपको रूड और क्रूड लगेगा, पर वो रूडनेस और क्रूडनेस की आपकी परिभाषा आपके घर में रहे। वो अरिपन जो लोग कर रहे हैं, उनके स्थानिकता का सेलिब्रेशन है, उनके क्षणिकता का सेलिब्रेशन है। उसमें शाश्वतता के जो एलिमेंट्स हैं वो अलग से देखने पड़ेंगे आपको, दोनों का एकदम सेपरेशन है और वो घालमेल करने से समस्या होती है। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, आप सब लोग आए हैं, आपका बहुत आभार। और दीपक, मैं बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ आज, और मैं कामना करता हूँ कि इस काम को आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाएं। बहुत बड़ा काम है, बहुत लोगों की ज़रूरत है, तुमसे अकेले होगा भी नहीं, और लोग भी कोई अगर इसमें आते हो। और कई सारी बातें हैं, जैसे सौंदर्य अभिरुचि के ऊपर बात हो ही रही है। कमलानंद सर बैठे हुए यहाँ पे, मैं जब तो लोग जो है वहाँ आके अपना प्राणपद वायु भर के उसको संभाल लेता है और एक रचनात्मक शक्ति दे देता है। ये लोग की शक्ति है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का समय है, मैं क्या दर्शकों से अनुमति है कि हम सीधे अध्यक्षीय वक्तव्य पे आ जाएं? अगर 1-2 सवाल है तो अध्यक्षीय वक्तव्य के पहले ले लेते हैं, क्योंकि अध्यक्ष से तो सवाल नहीं पूछे जा सकते नियमतः। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे वक्ता यहाँ पे हैं, और आप लोग संक्षेप में अपना सवाल रख दें, और उत्तर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग मंत्र शैली में दे दें। तो रास्ता बताएं। और पीछे जो है गुणव नाच के प्रसिद्ध कलाकार हमारे प्रभु कुमार जी। यहाँ साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कहा, क्या कलाएं बाजार में बिकती रहेगी, इस पर बात हो। इसे बचाने की तो बात चल ही रही है, बिकने खरीदने खरीद पोस्ट की जो बात चल रही है, क्या उसका अस्थायी प्लेटफॉर्म मिलेगा या ऐसे ही बिकती रहेगी?
ये तो सर बढ़िया वो है। होता है तो करते हैं सर, अभी तक रजिस्ट्रेशन और कुछ नहीं, ऐसे भी कभी साल 2 साल में तो पूरा होता है। इस बार हम लोगों ने तोड़ दिया है। मंच और सभागार के साथियों, पहली प्रतिक्रिया तो मेरी भी यही है कि नीलेश दीपक ने ये आयोजन किया कैसे, किस साहस से। बल्कि फिलहाल जितना मैं दिल्ली में रहते मुझे 30 साल तो हो गए, जानकारी मेरी सीमित हो सकती है, लेकिन इसको केंद्रित करके ऐसा आयोजन द्विदिवसीय करना और बहुत सार्थक, में तो थोड़ी देर आज ही बार आ पाया हूँ, इतना सार्थक आयोजन कर देना ये बहुत बड़े दुस्साहसी युवक का ही काम हो सकता है, जो खुद भी रूह से कलाकार और संस्कृति चेतना का स्वामी हो। तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और मुझे ऐसे विद्वान माहौल में विद्वानों के बीच में मुझे नीलेश ने कैसे याद किया, शायद उनको उनका मेरे प्रति स्नेह जो है और कोई कारण नहीं है मेरे यहाँ इस रूप में होने का। तीसरी बात यह है कि अध्यक्ष जो आपने कहा, तो अध्यक्ष की एक समस्या है, बहुत विरोधाभासी ये स्थिति होती है। एक तरफ आप देखिए कि अपने साथी विद्वानों से इतनी देर तक सुनकर बहुत समृद्ध होते हैं, ज्ञान समृद्ध होते हैं, और दूसरी तरफ आप कंगाल हो जाते हैं, आप कहेंगे क्या। तो यहाँ पर एक बहुत शालीन सी चालाकी भी होती है कि आपको समृद्ध करके आपको कंगाल खड़ा कर दिया जाए। बहरहाल, लेकिन ये तो अपनी कह सकते हैं कि स्थिति और नियति है। तो वो मैं अब उस तनाव में आ गया हूँ कि अब मेरे पास वक्त है बोलने का या नहीं बोलने का। अच्छा, नहीं, तो वो अध्यक्षीय ये भी मेरा स्वभाव है कि मैं अधिकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मतलब बहरहाल। और जो शुरू करता हूँ मैं अपना वक्तव्य करना चाहता हूँ, जितना कुछ समझा हो, जितना विषय से जाना है और इन लोगों को सुनकर समझा है, और जितना जुड़ा हुआ रहा हूँ अब मैं 75 वर्ष का पूरा हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि सभागार में 75 वर्ष की उम्र के कोई होंगे। 60 70 आते आते शायद तभी हो गए। तो वो एक कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक एक मुझे अधिकार भी है कि मैं अपने उन लोगों के दायरे में जाकर आपको कहूँ। तो हम लोग, मैं जिस परिवार, जिस संस्कार, जिस परंपरा से आया हुआ हूँ, वो लोक और वेद की परंपरा है। हमारे यहाँ बचपन से लोक शिक्षक होता है, लोक प्रशासक भी लोक होता है। यानी आप जात से, वय से और विद्वता से, चाहे जितने भी बड़े हों समाज में, जो अपने सामाजिक इसमें तो है ही बनावट में वो चीज़, लेकिन आप लोक का भय आपको हरदम रहता है। लोक की कहत, लोग क्या कहेंगे। अब ये लोक जो है उसके दो आयाम मैंने अपने तरह से जो लिखते पढ़ते हुए सोचा और समझा है। और मैं ये कहूँ कि लेखक का, कवि का समाजशास्त्र अपना होता है, उसका इतिहास भी कह सकते हैं अपना होता है। उस अर्थ में जब मैं देखता हूँ तो देखता हूँ कि कदाचित लोक ही वेद हुआ होगा, क्योंकि वो उक्ति में आया, और वेद ही लोक होता है। ये दोनों का समन्वय जो है वो हमारे पूरी जीवन कला को निर्धारित करता है। जीवन कला में कह रहा हूँ, एक खास दृष्टि से कह रहा हूँ। जीवन का उत्सव महानगरों में जीवन का उत्सव नहीं होता। अगर जीवन का उत्सव है तो आप देखें छोटे छोटे अंचलों में जहाँ तथाकथित सभ्यता की रोशनी उस तरह नहीं पहुँची है चकाचौंध करने वाली, वही होती है और वहाँ आज भी कायम है। वहाँ उस तरह की परंपरा ये क्षीण हुई है, इसमें संदेह नहीं, बहुत क्षीण हुई है। उसका कारण है कि जो समकालीन परिस्थितियाँ हैं, परिवर्तन का की जो आंधी आई है, परिवर्तन की जितने ये परिवर्तन, कई परिवर्तन होता है कि एक दिशाई होता है। अभी का जो परिवर्तन है वो बहुआयामी परिवर्तन, एक साथ कई परिवर्तनों को लेकर वो आपको एक साथ कई स्तरों पर बदल रहा है। अब इस बदलाव में आपको तय करना मुश्किल हो रहा है कि आप करें क्या। जैसे मान लीजिए लोक कलाओं पर जो चिंता है, जो जिसका मैंने भी कहा कि क्षीण हुई है, प्रदर्शनकारी कलाओं के बारे में मैंने देखा भी, उसका साक्षी भी हूँ। मैंने पेशे से लाचारी रेडियो को स्वीकारा, चुना नहीं, चुना तो गुरुजी होते, स्वीकारा मैंने। रेडियो एक ऐसी जगह मुझे मिली, उसके परिवेश का एक ऐसा एक विस्तार था कि जहां आप नागार्जुन जैसे कवि को भी सुनते हैं और एक रिक्शा वाले को भी सुनते हैं एक साथ। ये है, आप प्रधानमंत्री का भी भाषण सुन सकते हैं, वहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, और राज्यपाल का भी और विश्वविद्यालय के कुलपतियों का भी।
इस दायरे में मैंने देखा कि रेडियो का जीवन जो है, रेडियो का जो कार्य प्रणाली है, वहाँ जो जीवन आने जाने वाला और अभिव्यक्त होने वाला है। आप जानते हैं आज तो रेडियो के बारे में उतना बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। हम लोग उस समय रेडियो में आए जब रेडियो एकमात्र आपकी आवाज़ थी, और जिस लोक कला में ह्रास या विपर्जय को जो आप लोग चिन्हित कर रहे हैं, उसमें मुख्य कारण है राजाश्रय से छूटना। उसका आश्रय को मुख्य नहीं रह गया। दूसरा आश्रय इस लोकतंत्र में रेडियो ने दिया था। आप सबको मालूम होगा कि जितना लोकगीत है या लोक कलाएं हैं, जितनी शास्त्रीय संगीत है वगैरह, जितना है ये सारा जो है, अगर रेडियो ने आश्रय नहीं दिया होता तो शायद इनका नामो निशान मिट जाता। कोई आश्रय नहीं, क्योंकि जीवन की प्राथमिकताएं इतनी बदल गई हैं। और हमारे सामने असली जो चुनौती हमें लग रही है वो यही है कि हमें आखिर हमारी प्राथमिकता क्या है, हम लोग कलाओं को किस रूप में ले रहे हैं और किस रूप में बरत रहे हैं, हमें किस हद तक वो चाहिए। आप ज़्यादा दूर तक संघर्ष नहीं कर पाते क्योंकि सामने इतना बड़ा बाजार है और इतना आकर्षक बाजार है कि वो आपको अभिभूत करता है, और नौजवानी में ख़ास तौर से। और जो असली क्रांति और जो दूरगामी क्रांति की बात होती है वो नौजवानों से ही होती है, और जो असली लोग या असली आकर्षण में जो भटकते हैं वो भी नौजवानी में ही, बुजुर्गी में तो होती नहीं है। अभी सबसे बड़ा जो मेरे सामने मुझे लग रहा है सबसे बड़ी चुनौती इन चीज़ों के लिए वो यही है कि सामने मीडिया का इतना विविध प्रसार है प्रचार का। पहले तो हम लोग सिनेमा से प्रभावित होते थे और एक प्रचार में आता था कि तुम्हारी कमीज मुझसे सफ़ेद, उतने पर सीमित थे और कमीज का वहाँ से फैशन चलता था। आज तो हर सुबह हर शाम टीवी की कृपा से वो सारा हो रहा है। तो जो कला मूल्य हैं हमारे, जो कला बोध हैं हमारे उनके प्रति हमारा नज़रिया, जो हमारा जो दर्द है, हमारी रूह है, वो भ्रमित हो रही है, हमारी खींची जा रही है। मैं रेडियो का जिक्र कर रहा था, वहाँ एक कार्यक्रम शुरू हुआ था भारतीय, मेरे ही इसमें मैं प्राय कहना चाहिए कि पहली नियुक्ति ही मैथिली कार्यक्रम के लिए हुई थी मेरी, तो मुझे डिज़ाइन सब करना था। उस वक्त मैं जो खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ मैथिली लोक की, उस वक्त 2 महिलाएं थी, वागीश जी, एक भुवनेश्वरी देवी जी और एक जाह्नवी देवी, और समकक्ष विंध्यवासिनी देवी जैसी हस्ती थी विंध्यवासिनी जी, जिनको मतलब कि जिनका जिक्र कीजिए और आपके मन में श्रद्धा हो जाए। और इन दोनों का भी जिक्र कीजिए, मेरे मन में श्रद्धा है। वजह क्या है, ये दोनों जो हैं, ये दोनों लय ताल में नहीं गाती थी, लय तो थी, ताल नहीं गाती थी। क्योंकि आप देखिए कि वो थोड़ा सा फर्क मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जीवन में, सभी लोग संस्कृतियों में, सभी लोग गाथाओं में ताल का प्राधान्य नहीं है, और उसी तरह नृत्य का भी प्राधान्य नहीं है। जैसे मेरे समाज में, हमारे जिस समाज से मैं आया हूँ, वहाँ तमाम व्यवहार गीत हैं, हर एक अवसर के गीत हैं, और ऐसे गीत हैं जो माएँ वो गाकर बेटी और दामाद को ये शारीरिक संबंध के बारे में प्रशिक्षित करती है। माँ और भाभियाँ, और ये सारा उसमें है प्रशिक्षण का, मतलब इतना गुण और इतना सामयिक है। लेकिन वहाँ पर जो है, वहाँ ताल वाद्य नहीं, हमारे ढोलक पर या संगीत पर नहीं महिलाएँ नहीं गाती हैं। उसके फलस्वरूप क्या है कि हमारे गानों में लोग जो हमारे व्यवहार के गीत हैं उनमें एक खास तरह की मंद्रता है, जिनको कहते हैं मध्य लय की चीज़ें ज़्यादा गाई जाती हैं, या मंत्र एकदम पहले लय की चीज़ें गाई जाती हैं। उनमें उद्दाम वो नहीं है जो ताल के कारण होता है, जो आजकल आप देखेंगे। कोई आलोचना में नहीं, ये सबकी अपनी अपनी प्राकृतिक लाचारियाँ हैं। पंजाबी गीत जितने आप सुनते हैं, वो जो आया है, अब वो भोजपुरी बहुत उद्दाम होता था, हम लोगों को याद है, रेडियो से तो सारे गाते। संत राज सिंह रागेश जो लोकगीत गाते थे, उससे पहले वो विंध्यवासिनी जी वैसा नहीं गाती थी। इसकी संत राज सिंह रागेश का नाम आप लोग ही भोजपुर के हैं तो भी जानते होंगे। उन्होंने लोकगीत में, जो मैं कहना चाहता, लोकगीत में भी उन्होंने जो नए पंख लगाए, एक नया स्वाद, एक नई गुनावट और एक नया प्रभाव उन्होंने दिया। उसके ऊपर कितने और फिर आए, भरत सिंह भारती वगैरह तमाम जो है, या मगही में जितने लोग आए, आप देखें मैथिली लोकगीत में उसी प्रकार से, जबकि तीनों भाषाओं के लोकगीत समानांतर बराबर अवधि के साथ रेडियो में होते थे, उनका नहीं होता था। मैथिली हो नहीं पाया। अब ये हुआ कि एक दिन वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, विंध्यवासिनी जी थी लोकगीत की प्रोड्यूसर थी, अब मैं मैथिली का गाने के लिए उनके पास मुझे जाना पड़ता था कि गाना चाहिए, कलाकार हम चुन कर देते थे। तो वो गाने लगी जो, तो एक दिन पता नहीं क्या वो विंध्यवासिनी जी ने सुना और कहते हैं, गुंजन ये तो गाना मत दो। हमने क्यों?
अरे ये तो फुलेश्वरी देवी और जाने की मैं बात बता रहा हूँ, जिनका मैंने शोध में भी जिक्र किया है कि इसका वो है। तो उन्होंने क्यों आप तो ये तो ताल में गा नहीं सकती है, तो इसमें गा नहीं सकती हैं। तो हमने कहा चाची ये जो गाना गा रहे हैं वो ताल में वैसे भी नहीं गाया जाता है, हमारे यहाँ उसका प्रचलन नहीं। हमारे यहाँ हमारे पूरे समाज में डुमकच इत्यादि तरह की या वो जो जट जटिल वगैरह है उसमें नृत्य भंगिमा है भी, नृत्यात्मक है ही, लेकिन अन्य गानों में शायद ही मैंने तो नहीं देखा। अब इधर कुछ आ गया वो फिल्मों के प्रभाव से अच्छे लोग भी अब बेटे बेटी की शादी में नाचने लगे हैं, पहले तो नहीं था। तो वो परिवर्तन आपको स्वीकारना पड़ेगा, वो परिवर्तन स्वीकारना पड़ेगा। और होता है परिवर्तन आपको इसमें भी स्वीकारना पड़ेगा, जैसे मुझे स्वीकारना पड़ा। अब वहाँ पर ऐसा क्योंकि रेडियो का अपना अनुशासन था। अब जो बाधाएं की चुनौतियाँ जो होती हैं, अब मैथिली लोकगीत स्वाभाविक है और काव्य पाठ के मतलब तरन्नुम एक तरह से कहा जाता है, सामूहिक रूप से या स्वतंत्र रूप से। रेडियो की शायद से नहीं साहब, आप लोग आपको तो ढोलक और इसके साथ गाना पड़ेगा। अब ये बड़ी मुश्किल थी। तो हमने कहा कि तुम क्या करें चाची, हमने कहा कि देखिए ऐसा है कि इन लोगों को तो अब उस रूप में प्रशिक्षित किया नहीं जाए। अब मुझे अगर आप नीरज दीपक या प्रकाश की तरह चाहें कि वो मैं प्रभारंगत हो, संभव नहीं, मैं चाहूँगी तो नहीं हो सकता हूँ ना, तो उन लोगों को तो नहीं किया सकता। लेकिन उसी में महेंद्र झा नाम के गायक आप बहुत कम उम्र में चले गए, उस वक्त बहुत लोकप्रिय थे, वो भी इतिहास के ही शायद छात्र थे या दर्शन के। हाँ, उनको मैं विश्वविद्यालय से मैंने तलाशा था। इतना सुंदर गाता था लड़का, वो मैं लड़का ही कहता हूँ, और बहुत लोकप्रिय भी हुआ, लेकिन वो ताल में नहीं गाते थे। रिकॉर्डिंग जब हुई शुरू तो बिंदवासी जी को, अब जानी देवी वगैरह को तो उन्होंने माफ कर दिया मेरे निवेदन पर। अच्छा हमने कहा अच्छा इनको कोई नहीं, हम ये ताल में तो नहीं, इनको सारंगी और बांसुरी के साथ इसमें इनको गवा दीजिए। महेंद्र झा वो नया लड़का, नया कलाकार के साथ रुला दिया उन्होंने, मुझे आज भी याद है। तो अंत में लगा कि देखिए अच्छा उसको भी पहला गाना मैंने पहले रिकॉर्डिंग इस तरह आप इसको बांसुरी और इस पर गए। बाद में वो लड़का क्या हुआ, मोहम्मद रफ़ी की हैसियत उसने मैथिली में पाई, शायद मैं ठीक ही कह रहा हूँ। तो सब सारा उस परिवर्तन को क्या हुआ, उस परिवर्तन को मानना पड़ा। उसी क्रम में मुझे लोकगीत की बात, विद्यापति संगीत है, जिस विद्यापति संगीत के अनुकरण में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ऐसा मैं मानता हूँ, मैं इतिहासकार तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना लक्षण है जो मैंने अपना समाजशास्त्र कि मुझे लगता है अगर विद्यापति की पदावली के अनुकरण में ब्रजबुली में लिख सकते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी, तो रविंद्र संगीत भी विद्यापति संगीत के अनुकरण पर क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उस विद्यापति संगीत में ही जो ठहराव आ गया, उन्होंने उसका प्रभाव उसका बाकायदा प्रशिक्षित स्वरूप चला, अपने यहाँ उसका स्वरूप नहीं रहा। तो वो लोकगीत विद्यापति लोकगीत में विलुप्त हो गए और वहाँ संगीत रविंद्र संगीत जो है उसको अपना अपने प्रभाव में और एक शास्त्र होकर उभर गया। तो वो एक होता है मैथिली गीत की जो उसमें मैंने देखा कि वहाँ ये तकनीकी कारणों से रेडियो से, जैसा सुमन जी ने कुछ कहा है कि तकनीकी कारण क्या होते हैं, आप छटपटा कर रह जाते हैं कुछ, उसको ऑडिशन में पास करना है। आपको मैं देख रहा हूँ चेतना समिति के कार्यक्रम में एक हीरा मिश्रा थी, मैं जानूँ कर हीरा मिश्रा को मैं जो रेशमा है ना उसके मुकाबले की वो आवाज़ थी, लेकिन रेशमा तो खैर वो तो आते हैं, लेकिन वो भी स्वर होते, लेकिन आवाज़ जो थी उनकी, अब मैं देखा कि इतना अच्छा गाते हैं, मैंने रेडियो पता क्या उनको फिर कर दिया गया था। अब आप कल्पना कीजिए, ये सब सारी स्थितियाँ होती हैं, माने उन कलाकारों को अवसर मिलना भी है, और अगर तकनीकी माध्यम से सरकारी माध्यम से मिलना है तो उसमें बहुत सारी कठिनाई होती है। हमने कहा कि भाई विद्यापति संगीत हमारा खत्म हो गया, सुगम संगीत तौर पर तो ब्रह्मदेव नारायण सिंह जी थे, निर्गुण गाए थे, वो बहुत बड़े, वो उनको बहुत मानते थे, उनको गुरु जी कहता हूँ, थे भी गुरु जी। तो उनको काबू जी हम चाहते हैं कि इसमें सुगम, तो सुगम से तब तक अपने अष्टम सूची में इसका स्थान नहीं था मैथिली का। अब ये तकनीकी बात है, साहित्य अकादमी में था, लेकिन साहित्य अकादमी को उस रूप में मान्यता नहीं थी। हमने इनका गोल पैर पर करके तब उन्होंने क्या किया, अब ऐसा करिए पद हमारे गवाइए, अब सुगम संगीत कलाकारों से गवाइए। आज मुझे याद है रमा सेन 3-4 से एक तो स्वतंत्र भी कुछ और 8 गाने, उससे विवाद होता था। तो विद्यापति पदावली यहाँ राष्ट्रभाषा परिषद से निकली थी, कुमार गंगाधर सिंह और कुछ सचनानंद के संपादन में। तो उसमें उसकी प्रामाणिकता के लिए हमको उसका जवाब न देना पड़ा, उसमें से मैंने 7-8 गाने चुने उसके। अब यहाँ पर हुआ कि अब विद्यापति संगीत के बरस मैथिली के आधुनिक गीत को आना था। वो कैसे आता है, इस परिवर्तन को अगर आप नहीं स्वीकार पाते
जनमानस की रुचि को आप नहीं स्वीकार पाते तो संभव ये नहीं हो सकता, इस परिवर्तन को आपको स्वीकारना पड़ा। अभी जो समस्या है वही परिवर्तन स्वीकारने और नहीं स्वीकारने की समस्या है। जो परिवर्तन आप स्वीकार रहे हैं वो किस मूल्य पर परिवर्तन, आप सारे परिवर्तन तो नहीं स्वीकार सकते, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इतना चारों तरफ का जो परिवर्तन है वो आपके विचार को, आंदोलित को आपको द्विधाग्रस्त करता है। एक तरफ जो शास्त्रीयता को सच में मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रीय संगीत को भी मैंने वहाँ बदलते हुए देखा है। 1-1 घंटे का ख्याल गाया जाता था, रामचंद्र मल्लिक जी ही जैसे लोग, और आते आते 2 या 3 साल के भीतर मैंने देखा उनको आधा घंटा में ख्याल गाना पड़ा, यानी उनको भी स्वीकारना पड़ा। तो शास्त्रीय संगीत ऐसा नहीं कि लोक संगीत में ही कुछ हो, सारे जो शास्त्रीयताएं हैं उनमें भी बदलाव अपरिहार्य हो गए हैं और वो हो रहे हैं। उसको किस रूप में कहाँ तक स्वीकारना है वो लेना है। अब ये है जो पूरी तमाम प्रदर्शनकारी कलाएं जो है, मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मेरे अनुभव से लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बाजार से आकृष्ट होकर हो रही हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग इस वैसे ही हैं, जो कुछ लोग बाजार की चमक दमक को चुनौती देते हैं अपनी रचनात्मकता से, उनके सामने समस्या है, उनके पास स्पेस नहीं है, वो कर नहीं पाते हैं। और क्योंकि समानांतर बाजार जो है वो एक तरह से नहीं आ रहा है, बाजार पुरस्कार के रूप में आ रहा है, बाजार अभिनंदन के रूप में आ रहा है, बाजार ओहदे के रूप में आ रहा है, बाजार सभाओं के रूप में आ रहा है। वहाँ सभा बड़े बड़े लोग जो हैं, गाना पहले भी था लेकिन उसका एक दूसरा सम्मानीय आसन पर। अब जो गाना है होटलों में जैसे अच्छे गायक बड़े उभरे हैं कि होटल में गा करते, वहाँ क्या है वो और गतिविधियाँ चलती रहती हैं, लेकिन गाना चलता हो, वहाँ कविता भी पढ़ी जाती है, वहाँ गाना भी हो जाता है, वो स्वीकार करते हैं। तो हमको लगता है कि आपको एक खास सीमा तक लोक संगीत को आपको उसकी प्राथमिकता और उसके लिए आपको रूहानी होना पड़ेगा, उसके लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, उसको आपको मानना पड़ेगा। आप अगर अपने एक दोस्त के बिना नहीं जी सकते, अपने प्रेमी या प्रेमिका के बिना नहीं जी सकते हैं, उस तरह से आपको उस तरह लेना, ऐसे लड़के हैं। और मैंने इस मन से भी सुना, 1-2 भाषण ऐसे सुना, मुझे लगा कि वो रूह है, तो वो उस रूह से आप किसी भी कला की रक्षा करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को जैसे मिथिला जो नदी प्रधान ये है क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ नदी गीत होते हैं, जैसे बंगाल में भी होते हैं ना, तो मिथिला भी नदी गीत। मुझे नहीं लगता कि नदी गीत के बारे में ये कितना ये जिक्र है। मुझे एक बार जब पता चला मणिपद्म जी से, बहुत बड़े लेखक थे मणिपद्म जी, लोग गाता लोग पर उन्होंने बहुत लिखा है, प्रामाणिक लिखा है, तो उनके गांव 4 दिन के लिए मैं गया था। कोई आप श्लाघा मत समझिएगा, मैं बहुत छोटा अधिकारी था वहाँ रेडियो में, लेकिन ये ऐसा पता चला कि फलां शाह ने, उनको रेडियो में जगह नहीं। मैं अपनी टीम के साथ एक इंजीनियर किए, उनके घर गया, बहेरा और 3-4 उनके जाते थे उन्होंने सारा, और मैं निदेश जी वहाँ जो साहनी थे, बिहारी साहनी नाम भी याद है मुझे, अब वो रिकॉर्डिंग पटना में हो या नहीं मुझे नहीं मालूम। बिहारी साहनी और साथियों ने जो वहाँ वो जो नदी गीत जो गाया, मैं आपको कह नहीं सकता हूँ, वो सर्वथा नए और सर्वथा अज्ञात। आप लोग अगर आप लोगों ने चर्चा की हो तब तो कोई बात नहीं, और नहीं तो ये ध्यान रखिएगा कि वो अभी भी परंपरा गाँव में बहुत प्रखर नहीं है। जैसे आप देखिए इसका ये झरनी गायन जानते हैं, झरनी गाना, वो भी अब धार्मिक दायरे का होने के बावजूद वो भी एक प्रदर्शनकारी कला के ही रूप में आ गई है। मतलब उसका एक ताम झाम है, उसका जो झरनी का जो साज है वो बांस के इस एक कोर से बना करके उससे बजाया, और कोई साज नहीं है, ढोलक वोलक नहीं है, और एक खास अदा में झुकने और मरसिया जो गाते हैं वो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इनको आप कैसे माने संरक्षित करेंगे और किन सीमाओं तक करेंगे, उसके लिए आपको प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी और उसका समर्पण करना पड़ेगा आपको। रामचंद्र मल्लिक को मैंने एक तरफ ये गाती हुई भी सुना है, द्रुपदी, कई अवसरों पर मंच पर और रेडियो में, दूसरी तरफ उनको मैंने ये कखन हरब दुख मोरे भोलानाथ जैसा नचारी भी गाते हुए सुना है। दोनों में 2 थे वो। आमतौर से होता है क्या कि शास्त्रीयता जो लोग को आच्छादित करती है, उसी तरह लोग भी शास्त्रीयता को प्रभावित करता है। उस अंतर को और उस मनोभाव को भी समझना पड़ेगा। दोनों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं, दोनों की अपना अपना सौंदर्य है और अपना उसका रास्ता है, उसके लिए अपना समर्पण है। अंत में मैं एक इस अनुभव से ख़त्म करना चाहता हूँ बात को
उन दिनों जब युवा थे हम, तो नाटक वाटक का भी था, सबको रहता है युवा होने पर, और रेडियो पर तो नियमित नाटक भी करना ही पड़ता था। तो मैं उन दिनों फिल्म भी बहुत देखता, सभी युवक देखते हैं, अपने नहीं देख पाते हैं तो दोस्तों के दोस्त टिकट कटा कर दिखाते हैं। बंगला फिल्म मैं देखता था। हाँ, इतना ही नहीं, अरे बाकी इतना ही नहीं, मैंने अपने बेटे क्रांति संभव जी को कहा कि तुम लोग फिल्म क्या देखोगे? अरे तुम्हारा टिकट निश्चित है, तुम्हारा हम एक फिल्म देखेंगे अगले हफ्ता मधुबनी में, गांव की लगभग आ रहे 5 किलोमीटर पर एक फिल्म मधुबनी में देखने वाले हैं, देवदास। उसके लिए एक हफ्ते में आप लोग शायद नए लोग इस थ्रिल को, स्पंदन को नहीं पहचान नहीं पाएंगे। अब क्या होता है कि देखने का जो आयोजन है, तैयारी है, कैसे कैसे, और मच्छर रात में बस की सीट पर सोए हुए हैं, मच्छर घूमर रहा है, ये सारा अब वो रस नहीं रहा। किसी भी कला भी अब जैसे लोक कला तो आपको लोक में बैठ कर ही मिलेगी ना। इसका रस जो है, उसका रस कोई बाढ़ थोड़े है, ये तो धारा है और बहुत सरल और सुगंधित तरह की धारा। वहाँ उस परिवेश में आपको रहकर मतलब, तुम्हें कह रहा था बंगला फिल्म मैंने देखी थी, ये शायद ऋतिक घटक की थी या ऐसे ही किसी सिपाही किसी की वो फिल्म थी। उसमें दिखाया गया था क्या कि ये एक जो है पारंपरिक ये अभ्यास करके महीनों अभ्यास करते हैं कलाकार एक सुंदर नाटक करने के लिए, महीनों, और एक जगह घाम पसीना एक करते हैं, फिर चाय पी करके, और जब मंच होता है वो उसके समानांतर रूमा भादुरी जो गादीवन ये किशोर कुमार की पहली पत्नी थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, वो आती है नौटंकी शैली में, हाथ में ये रुमाल, ये लाल रुमाल लेके एक बार वो नाच जाती है और ये पूरा मंच खाली हो जाता है, पूरा परिदृश्य पूरा रूपक ही बनता है। अभी लोकगीत के लिए जो मैं देख रहा हूँ कि आपको उससे जूझना है, आप वो क्या करेंगे, वो शोध आप कैसे तैयार करेंगे, उसमें जो खत्म हो जाता है। तो मुझे मैंने वो शिक्षा आज तक मुझे है कि हर कला के सामने, वो कविता हो, लोकगीत हो, लोक संगीत हो, कुछ भी हो, कोई भी, या कोई प्रदर्शनकारी कोई भी कर, आप देखें ना बड़े बड़े शास्त्रीय गायक भी है, वो फरमाइश पर क्या क्या गा देते हैं, फिल्म गा देते हैं, क्योंकि उनको फिर उसके गुजारा नहीं है। हमने ये देखा है कि बिस्मिल्लाह खान साहब ने वो जो पहली बार शहनाई की बजाई थी फिल्म में, तो उसके लिए लज्जित थे, पटनायक बोले थे, वो लाचारी में बजाई है, शौक से नहीं। अब ये जो विरोधाभासों में जीवन चलता है, उसको तय करना कैसे होता है कि आप इतना तकनीकी इतनी विशेषताएं हो गई, इतने साधन हो गए हैं कि आज किसी विधा की अपनी शक्ति स्पष्ट नहीं मुझे लगती है, संस्कृति के भी अपने शब्द नहीं लगते। कोई ये कह दे दावे से कि वो कह दे भी तो हम लोग, मुझे तो कोई संस्कृति अपनी नहीं लगती है। एक समय संस्कृति थी कि हम ये कह सकते थे, उसकी पहचान थी, हमारी ये संस्कृति है। अब ऐसा नहीं, कारण है विश्व भर में पहले तो उगती थी वसुधैव कुटुंबकम, अब जो है सो इस माध्यम में सारा कुछ हो गया है। तो आपको ये तय करना है कि आप उसके लिए कितने हद तक समर्पित, कितने हद तक त्याग। लाभ उसमें ज़्यादा नहीं है तत्काल, लेकिन एक बात है, बहुत लाभ नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि एक अच्छा गायक है, लोकगीत गायक है, जैसे मैंने बहुत आदर से संतराज सिंह रागेश का, उन जैसे कलाकारों को याद किया मैंने, अनायास नहीं है, ये अनायास नहीं है। विंध्यवासी जी को मैंने याद, वो स्कूल चलाते थे, लोकगीत का आते था, वो विंध्यवासी जी बहुत अच्छा उनका स्कूल था, क्या तो नाम, विंध्य कला मंदिर करके। अब वो जमा होते, बहुत अच्छे लोग वहाँ सिखाते थे। तो वो जो है लोग को भी अब नए ढंग से संस्कृत तो होना पड़ेगा, लेकिन वो संस्कृत किस हद तक होगा, पूरा धमा चौकड़ी हो जाएगा, संगीत जो है वो शोर हो जाएगा, या संगीत की मर्यादा में रहकर थोड़ा बहुत परिवर्तन करेगा अपने कंटेंट में, अपने अदा में, अपने काम, अपने जो व्यवहार में, और जो आपका जो सहयोगी उपादान है उन सब में। ये तो आपको तय करना है, और ये चुनौती सब दिन अच्छे कलाकार। लेकिन यह मानने में मुझे आज भी दुविधा है कि लोक कलाओं का जीवन लगता है कि अभी क्षीण लग रहा है, लेकिन लोक कलाओं का जीवन कभी सीमित नहीं, क्योंकि वो लोक से जुड़ा हुआ। अंततः जीवन या इतिहास या राजनीति, तमाम चीज़ें सब बनती हैं लोक से ही। वो महानगर में हो चाहे गांव के इसमें हो, तो उनका भविष्य कोई मुझे इसमें, हाँ अभी आपको तत्पर होना पड़ेगा कि बाजार में आप किस सीमा तक जाएं।
बाजार में एक माने आप आश्रय के लिए जाएं या आरामगाह के लिए जाएं, जैसे ही आपने कला को आरामगाह बनाया, जो आमतौर से होता है, मैंने बड़े बड़े कलाकारों को छूटते हुए देखा है कि उनको आश्रय हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप आरामगाह की तरह जाएंगे तो वो वहाँ से वो मठाधीशी शुरू होती है, वहाँ से पाठ में अंतर शुरू होता है, वहाँ से नई नई चीज़ें ऐसी जुड़ती हैं जो आपको बाजारू बनाती हैं, और आपको मूल कंटेंट को, मूल पाठ को, जिसको आप कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता की का सूत्र है, वो लोकमानस, लोक अभिव्यक्ति, उसको उस पर ही वो अपनी अपनी नई व्याख्याओं, तर्कहीन व्याख्याओं के साथ, अपने मनगढ़ंत व्याख्याओं के साथ वो जोड़ते हैं। इसलिए इससे सावधान होकर आपको अपना ये अभ्यास और अपना विश्वास के साथ आपको करना है, थोड़ा समर्पण और आत्मविश्वास रखिए, बाजार की तरफ कम देखिए। और मुझे लगता है कि ये मेरा सुझाव आप लोगों को कैसा लगेगा, टीवी थोड़ा कम देखिए। मैंने ये देखा है कि अच्छा खासा वो जो है बड़ाले बंधु जो थे, शुरू में जब 82 में टीवी पर उनको देखता था इतना मुग्ध होता था, वाकई पंजाबी लोग तो बहुत अच्छे गायक होते हैं, तो उसमें, लेकिन मैंने 2-3 साल बाद देखा क्या, वो भी हाथ का इतना भांज लगे। देखिए संगीत, शास्त्रीय संगीत में मुद्रा दोष बहुत है, रामचंद्र मल्लिक जी को देख करके सुनना नौजवान के लिए मुश्किल था। आज उनको रामचंद्र मल्लिक को अब क्योंकि मुद्रा दोष बहुत था, इतने महान कलाकार, मुद्रा दोष कई लोगों को होता है मुद्रा दोष, तो इसी तरह का बाद में वो इतना माने वो विरक्ति हो गई। लोग उसमें तब क्या कहते हैं कि वो एक तो प्रदर्शनकारी कला आपका प्राण है, वही लेकर आप आए हैं समाज के सामने, उसको आप और अतिरंजित कर रहे हैं हाव भाव से, उसकी जरूरत नहीं है। देह भाषा होती है, कहीं सुर में, कहीं ताल में अगर आपको जंचता है तो आह निकलती है, वो निकलेगी, उसे जरा सा जरा हाथ पैर भी हिलेगा ही, अनुकूल है, आंखें आपकी नम होंगी, लेकिन उसमें आप अभिनय नहीं करना चाहिए। अब होता है कि सामने इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो इस माने में फिर मैं कहूँगा कि रेडियो आप लोग सुनिए, रेडियो कुछ भी आपका नहीं लेता है, अब बहुत कुछ देता है। यानी आप रेडियो सुनते हुए ध्यान दीजिएगा, अखबार भी पढ़ सकते हैं, दाढ़ी बना सकते हैं, खाना खा सकते हैं, टीवी में आप जरा से विज्ञापन भी छोड़ करके देख लीजिए। उसी वक्त कोई अगर बच्चा आपको बता पापा ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ साधारण अनुभव की तरह, लेकिन साथियों ये अनुभव सारे हमारे जीवन को के नियामक बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और हम उसमें कैसे प्रवेश कर रहे हैं। ये आपको कुछ पूछना कह रहे थे, कुछ अनर्गल बोल दिया क्या? आज हमारे मार्केट में भोजपुरी संगीत इतना गंदा होता जा रहा है, जिसका बेहिसाब में जितना भोजपुरी इतना बढ़िया था, एक प्रेम था, एक कला था, लेकिन आज भोजपुरी जो जाइए, भोजपुरी फिल्म देखने के लायक नहीं रह चुकी है। इस पर थोड़ा सा वही मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ, उसमें कौन होता है, हम लोगों ने देखा है। जब मैं ये कह रहा हूँ, वो साधारण आदमी हूँ और यही रहना चाहता हूँ। हमने ऐसे विरोधाभासी दृश्यों का, अवसरों का तिरस्कार किया है, हम नहीं गए हैं वहाँ। और ये जैसी हस्ती वहाँ हमारे विद्याकार, ये भारतीय विद्यालय मंदिर में आगे हमारे मंदिरों में पढ़ते थे, उनको मैं ये जानबूझकर कह रहा हूँ क्योंकि ये अपना अपना रास्ता होता है, अपने अपने अनुभव होते हैं। हम इसलिए क्योंकि हमको विधिवत निमंत्रण पत्र नहीं मिला था। मैंने देखा जो अयोग्य, जो अगी की किताब का नाम नहीं जानता होगा, उसको सादर अपने आप इसमें बुलाया। गंगेश गुंजन एक लेखक है, उसको आपने निमंत्रण नहीं चाहता तो मुझे कोई नहीं रोकता, कौन रोकता वहाँ में भारतीय नृत्यकला मंदिर में। लेकिन ये सम्मानजनक नहीं लगा, मैं बाहर नहीं गया, मेरे मित्रों को भेजा, उन्होंने वो समझौता, मैंने नहीं किया। नहीं, अज्ञे को सुनूंगा तो सम्मानजनक ढंग से सुनूंगा, वैसे अज्ञे से आकर मिला तो आपको जो है आपको स्वीकार ना किया, आप सुन नहीं सुनते हैं, हम तो बंद कर देते हैं। हर ये मैं बता रहा हूँ, ये जो इनका था, हम लोग जो सबसे बड़ा ये धारावाहिक हुआ था नीलेश मनोहर श्याम जी, मुझे बहुत प्रिय लेखक है और धारावाहिक बहुत सुंदर हुआ था। हम लोग एक दृश्य उसमें आता है जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो मंझली है, उसको जब फुसला करके एक गुंडा तरह का आदमी नहीं कहीं ले जाता है, आपने देखा है, तो उसमें वो मैं भी देख रहा था, तो देख रहा था उस लड़की को जो ले गए, वो जो गुंडा है जो प्रताड़ित करता है ना, उसको मारता है, इतना मैंने अभी भी बंद करो चाहिए, मैंने बच्चे ये समझ नहीं पाए, इतना मैं इतना बेचारी में इतना ये हुआ कि मैंने बंद कर दी। मैंने कहा कि खबरदार तुम, अभिप्राय ये है कि आपको अड़ना पड़ेगा, मैं थी मैं कह रहा हूँ, लगना पड़ेगा आपको, तो ठीक है तुम समझो अपनी करो, तो वो समर्पण, वो भाव हम लोग आज वो क्या गया है कि आज रूह का बहुत बड़ा दाम देकर
घरों में खुशियाँ आई हैं। आपने रूह बेच दिया है, खुशियाँ आई हैं, तो उनको आपको तो लेना प्राथमिकता आपको करनी है। और अंतिम बात ये कि कोई भी संस्कृति, किसी भी संस्कृति में भाषा पर सबसे पहले और सबसे बड़ा आघात होता है, जबकि भाषा किसी भी संस्कृति का सबसे श्रेष्ठ व्यवहार है। इसलिए भाषा के बारे में भी नई पीढ़ी में जो मैं देखता हूँ, कभी कभी फेसबुक की दुनिया में नीलेश को ध्यान दीजिएगा तो उसमें मुझे टकराहट होती है। भाषा को इतना ये अनर्थ ये मत समझें। जब आपके लोग भोजपुरी लोकगीत में है ना, कौन चीज मलिन भइल हमार बलमू रात कहाँ गंवैलू, एक है ना लोग, तो अब वो उसमें कुर्ता मलिन भइल। अब इससे माने अभिव्यक्ति जो शब्द से इससे ज्यादा अच्छा कौन कविता कर सकते? कुर्ता मलिन भेल कौन चीज भइल हमार बलमू रात कहाँ कहवा गंवैलू हैं, कहाँ गंवैला। अब माने एक उसका जो अंतर क्या कुर्ता मलिन भेल कौन चीज के भेल हमारो। अब ये कुर्ता मलिन का भी देखिए, इससे बड़ा माने इससे बड़ा एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? वो लोग अपने विचारों से सब कुछ कह दिया जी, अपने विचारों से मलिन कपड़ा के संबंध में वो सब कुछ कह देती है वो, और सारी प्रक्रिया के बारे में कह देती है ना। लोकगीत यही तो विशेषता है ना। मैथिली में एक है वो अवसर पर मल्लार करके गाया जाता है विवाह के समय में। दूल्हा को यहाँ से वहाँ भगवती के इष्ट देवता को प्रणाम करवाने ले जाया जाता है, तो उसमें वो महिलाएं, उसमें माएँ भी होती हैं, मन तमाम उसमें वो एक है कि मल्लार कहते हैं केहन चतुर मत नाव के खेबे वाला जो है केहन चतुर पतबरवा, कुछ इस तरह के। उसमें है क्या कि यानी एक वो कृष्ण के रूपक से है कि वहाँ उसमें लेकर उसमें सारा कुछ नाव हिलाने को लेकर पूरा एक शारीरिक जो एक संबंध है, देह संबंध का जो वहाँ संगीत है उसका एकदम प्रतिक्रिया कहा जाता है। वो तो है, वो तो लोकगीत में या उतने ढंग से, और वो अश्लील भी नहीं है। जैसा मैंने बताया, वो जीवन का एक ऐसा अंग है जो अगर ये अश्लील होता तो माँ और बहनें नहीं गाती बड़ा, वो गाकर बताती हैं, क्योंकि जीवन में अगला क्षण जो अगला पड़ाव जो है उससे उसका साफा है, उससे उसका बोध बढ़ना चाहिए। तो ये है कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अंततः ये जो है संस्थाएं, सरकार, ये सब इनकी अपनी सीमाएं हैं। कोई दर्द रखने वाला भी हो तो आपको बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। अभी मैं देख रहा हूँ संस्कृति मंत्रालय की जो शोध वाला जो होता है, अब मैं जगह इतनी सीमित उन्होंने रख छोड़ी है भाषा के नाम इतनी सी। मैं देख रहा हूँ इतना सुंदर विषय है, लोग नृत्य पर है, लोग क्षेत्रीय नाटक पर है, क्षेत्रीय गानों, उनको सबको नहीं सीमित है, नहीं आप तो ही ले सकते हैं। तो इसलिए उसमें तब क्या करेंगे कि आप छोड़ देंगे? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो वही आप लोगों को वो तो जुनून चाहिए, वो जुनून तो हर चीज़ में चाहिए। मैंने बहुत समय ले लिया और बहुत धन्यवाद, पुनः काफ़ी धन्यवाद। और ये पहली घटना है, मैं इसके बारे में उत्सुक रहूँगा। आप लोग इसको बढ़ाइए, इन लोगों से, इतने लोगों से मुझे सचमुच बहुत दिनों के बाद सद्य एक मुलाकात होने का बड़ा आनंद आया है। बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, धन्यवाद। आप लोग का समय 5 मिनट और लगे, धन्यवाद सर आपका। ये मंत्रालयों में, संस्कृति विभागों में जिस तरीके के आप बता रहे हैं कि ये भी होना चाहिए था, अब तो सर बैठे हुए हैं, अब तो नोटिफिकेशन भी आता है कि नेशनल इंटरेस्ट का ही रिसर्च कर सकते हैं आप। अब ये तय नहीं है कि उस लाइन में ये नेशनल इंटरेस्ट के लोग हैं कि नहीं है, ये वो उसमें किस तरह शामिल होते हैं, ये बाकायदा नोटिफिकेशन है। उसके विरोध में हाल ही में एक प्रोफेसर ने रिजाइन भी किया है केरला के, कि किस तरीके का दबाव आप दे रहे हैं रिसर्च करवाने को लेकर। तो खैर ये सब चीज़ें बड़ी अजीब सी स्थिति है। और वो तो जो आप कह रहे हैं, आप जैसे लोग बोल रहे हैं, और आप ही हमारी थाती हैं भोजपुरी की, वो भी चीज़ें नए ये भी बैठे हैं सामने संजय जी, ऐसे कई फिल्मकार अब आ रहे हैं जिनको स्पेस देने की ज़रूरत है, जो बेहतर कर रहे हैं। और जैसे दादा कोंडके साइड हो गया और सैराट तक पहुंच गया मराठी सिनेमा, भोजपुरी तो शुरुआत ही उत्कृष्ट से किया था और 80s तक। अब जो जितना होना था हो गया है, अब बेहतर हो रहा है और बेहतर होगा, क्योंकि नया युवा आ गया है। ये हमारी मतलब भोजपुरी की तो मैंने अपनी तरफ से ये जोड़ दिया, वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही है सर, क्योंकि वो जो बरसात का पानी है ना, बहुत सारा अवशिष्ट लेके आता है, तो कुछ जो नदी नालों में पानी फंस के रह जाता है, जो बाढ़ में जो जानवर फंस जाते हैं, कुछ चीज़ें फंस जाती हैं, तो सड़ान थोड़ी रहती है, वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। कोशिश करेंगे। और आप जब बोल रहे हैं तो समझ रही है कि आधा तो ख़त्म ही हो गया। जब आप जैसे लोक कलाकार बोलेंगे तो ठाठ से बोलेंगे, तो इन सब चीज़ों की जड़ें बड़ी ढीली होती हैं।
और खैर ये मैं इससे पहले कि औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए कहूँ नीलेश को, मैं आमंत्रित करता हूँ नीलेश जी को कि आप पुष्पगुच्छ से हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। प्रोफेसर कमलानंद झा सर का भी पुष्पगुच्छ से आप स्वागत करें नीलेश जी। मैं आग्रह करूंगा ऋषि झा मलंगिया जी से कि वो आकर सुमन कुमार सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं आग्रह पुनः मैं युवा रंगकर्मी अमर जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और भुवनेश्वर भास्कर जी का स्वागत करें। ये स्वागत और धन्यवाद समझिए, इसे औपचारिक धन्यवाद शब्दों में नीलेश देंगे क्योंकि जो इसके सारथी हैं इस पूरे आयोजन के। तो शुक्रिया अमर जी। नीलेश जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। सर अपने स्थान पर सर। और इसके पहले कि धन्यवाद ज्ञापन हो, मैं एक सूचना दे देता हूं कि इसके बाद महाराज कुछ जड़ों की ओर भी जाएंगे। नीलेश। मैं सबसे पहले आप तमाम जो हमारे दूर दूर से कलाकार आए हैं इस लोक उत्सव में, नाच लोक उत्सव में, मैंने नाच इसीलिए 2 मिनट के टाइम में होगा, बस बहुत विलम्ब हो गया, हम लोग खाना आ चुका है, हम लोग खाना भी खाएंगे साथ में। नाच सच में जिन्हें मैंने कहा कि नाच ही है असली हमारे जीवन, नाच में संपूर्णता है, अपने आप में संपूर्ण है नाच। नाच कोई डांस नहीं है, गीत नहीं है, नाच में संपूर्ण जीवन है। और हमारा जो मानवीय जीवन है, नेचर है, जिसकी बात सुमन भैया ने की, वो पूरा नेचर है नाच। तो हमने नाच इसीलिए रखा कि एक संपूर्णता का बोध हो। आप तमाम दूर दूर से हमारे कलाकार आए हैं, हम इसीलिए ये काम कर भी रहे हैं कि हमारे कलाकारों को एक पहचान मिले, अपनी बात कहें। मेरा कोई व्यक्तिगत लोभ ऐसा कुछ है नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं। मुझे ये भी पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये देखना, इन लोगों को सुनना, इनकी बातें सुनना, इनको मंच पर देखना, इनकी सहजता को देखना, मैं कुछ सीख रहा हूँ इनसे। और मैं सीखने के लिए आयोजन किया हूँ, जिसमें कुछ लोग हमारे साथ दे रहे हैं और उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसे मैं रज़ा फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत थोड़ी मदद में बहुत बल दिया है। संगीत नाट्य अकेडमी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो थोड़े से सहयोग में हमें आत्मबल दिया है। बाकी हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ लगे हुए हैं, वो तमाम लोग, अमर जी, सूरज, धीरज, धनंजय, तमाम साथी लोग, पवन जी, प्रकाश जी, मुकेश जी, सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुन्ना भाई। उसके बाद हम आते हैं भुवनेश्वर भैया का इस पूरे फेस्टिवल में बहुत स्तर पर सहयोग रहा है और आज सेमिनार में भी आए। बागेश भैया हमारे गुरुजी हैं, इन्हीं की प्रेरणा से हम लोग कला में, जाहिर सी बात है, इन्हीं की प्रेरणा से सबसे पहले इन्हीं के साथ काम किया था। तो इनके जो विचार हैं, इनकी जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण से मैं बहुत प्रभावित हूँ, अभी भी प्रभावित हूँ। उन्हीं के दृष्टिकोण पर भी चलने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं मैं छू पाऊँगा कि नहीं छू पाऊँगा, जो उनका विज़न है वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं, लेकिन मैं लगा हूँ। आप आए, मेरे लिए आशीर्वाद है और मेरा हौसला हुआ कि आप आए, आशीर्वाद देने के लिए कम से कम आए। कमलानंद झा मेरे गुरुजी हैं, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के नाटक सिखाया है, तो उनका तो शुक्रगुजार होने की ज़रूरत ही नहीं है। सुमन भैया हैं, हमारे गुरु हैं, हम 2001 से हमें शिक्षा दिया और आज तक हम इनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। तो हमारे सारे विद्वजन हैं, हमारे नगेश मुंजन सर हैं, जिन्होंने मुझे दिल्ली में स्नेह करने वाला कोई हमें बुज़ुर्ग है तो यही है जो हमें बहुत से स्नेह करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनमें से ये एक है, महत्वपूर्ण है, जो हमें स्नेह करते हैं। अभिभावक हैं हमारे, और हमारे बड़े हैं, सम्मानित हैं। इनकी कविताएं, मैंने बहुत इनकी उनके बारे में इन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं खुद बोल देना चाहता हूँ। इन्होंने मैथिली के जो नेना भुटका का गीत है, बच्चों का गीत है, इन्होंने इनका संकलन किया है। मुझे याद है, वो किताब मेरे जहन में आज भी है, उनके गीत मुझे आज भी है, जो मेरी दादी मुझे सुनाती थी, वो गीत आपने संकलन किया है। तो वो उस तरह की चीज़ें मुझे प्रभावित किया है। और सर को आए, आशीर्वाद दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना पांडे हमारे मित्र ही हैं, जिस इस पूरे कार्यक्रम को में हमें बहुत सहयोग दे रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 बजे से हम फिर से शुरू करेंगे। इस बीच हम खाना खा लेते हैं, सब लोग खाना खा के मिलेंगे। आज कुछ अच्छा रहेगा, मिथिला रामायण से हम शुरू करेंगे आज पहले, और लालदास कृत मिथिला के बहुत पुराना रामायण है, कमलानंद जी जानते हैं, उस रामायण से हम शुरू करेंगे। और फिर
क्रमवार हम नाच पर काम करते रहेंगे, 8 बजे रात तक देखेंगे, मज़ा करेंगे। जो लोग नहीं आए हैं उनको फ़ोन करके बुला लीजिए कि 1 घंटे में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। समझा। और 4 बजे हम फिर मिल रहे हैं। ये बेस भैया थोड़ा सा कम करिए और चांदी बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए। जान के नाम जपे निवान के ब्रह्म समान लहु महल पे। लेकिन ये शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देनी है, जैसा मुझे आदेश हुआ है नीलेश जी का। हिंदी रंगभूमि परिवार, राजा फाउंडेशन, संगीत नाटक अकेडमी, मलंगिया फाउंडेशन, शिवा वर्ल्ड फाउंडेशन के धनंजय जी और एनजे साउंड का बेहद शुक्रगुजार है, जिनके सहयोग से यह नाच लोक उत्सव संभव हो सका। आज के अंतिम सत्र की पहली प्रस्तुति लालदास कृत रामेश्वर चरित मिथिला रामायण है, जिसका गायन, सांगीतिक गायन मुकेश भारती एवं पार्टी समस्तीपुर से जो आए हैं करेंगे। इसके बाद रेशमा चुहड़मल, बेगूसराय की लक्ष्मी यादव एंड टीम का होगा। इसमें एक झूमर रानी जी गाएंगी जो उन्हीं के दल की सदस्य हैं। फिर पमरिया नाच मोहम्मद इस्माइल एंड पार्टी जो दीप झंझारपुर मधुबनी से आई है वो प्रस्तुत करेंगे। और अंत में भिखारी नामा भिखारी ठाकुर रंगमंडल छपरा की प्रस्तुति होगी। आप सभी कलाकारों से पुनः गुजारिश है कि यह सत्र काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो 40 मिनट का अधिकतम समय तय किया गया है। तो माफ़ी के साथ यह रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने समय सीमा का ख्याल रखते हुए अपने परफॉर्मेंस को शुरू करें। तो प्रस्तुत है मिथिला रामायण। एक प्रस्तुति रह गई थी जो मुझे दर्ज नहीं करेगी। इसमें गौड़ नाच भी होना है, जिसकी प्रस्तुति प्रभु जी की टीम करेगी, प्रभु कुमार जी की टीम। तो आप सभी के लिए 40 मिनट का समय मैं पुनः गुजारिश कर रहा हूँ कि समय सीमा का ख्याल रखते हुए आप लोग 40 मिनट का ही अधिकतम समय लेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ मुकेश जी को कि आएँ और सांगीतिक गायन अपना शुरू करें लालदास कृत मिथिला रामायण का।